Hello everyone, welcome to the 10th lecture on superposition of waves. In this particular lecture, we will be seeing vibrations of air column. अब एयर कॉलम का वाइब्रेशन मतलब हमारे पास है ना दो तरीके के पाइप्स रहने वाले हैं। एक पाइप जिसके बोथ एंड्स ओपन टू एटमॉस्फेयर है और दूसरा एक पाइप रहेगा जिसका एक एंड क्लोज है और दूसरा एंड ओपन है। अब इसके अंदर से क्या होते हैं, जब एयर वाइब्रेट होकर पास होती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए साउंड वेव है, तो साउंड वेव इज नथिंग बट वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल इन अ लॉन्जिट्यूडिनल मैनर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई अगर लॉन्जिट्यूडिनल वेव इन पाइप से होकर गुजरेगी तो हमें रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे साउंड के वेव्स के, या आप कह लीजिए एयर के वाइब्रेशंस के। ड्यू टू रिफ्लेक्शन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, और वही स्टेशनरी वेव का फिनोमिना विल बी वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम। जैसे ओपन पाइप में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, वैसे ही पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, यहाँ पर भी हमें एयर के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और इसी पर्टिकुलर फिनोमिना को इन दो कैटेगरीज के अंडर हम पढ़ेंगे। देखिए, कुछ पाइप्स जो ओपन होते हैं बोथ द एंड्स, दे विल बी फॉर्मिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ओपन फ्लूइड जो होती है ना, एक फ्लूइड है आपके पास, उसके दोनों एंड ओपन हो सकते हैं। और कुछ फ्लूइड्स ऐसी भी होती है जिनका एक एंड क्लोज होता है। इसके अलावा जो शहनाई होती है ना, क्लैरिनेट, या वो भी क्या है, पाइप इंस्ट्रूमेंट है। जो आपके रीड पाइप्स होते हैं वो भी क्या है, पाइप इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू साउंड क्रिएट होता है। चलेगा। सो अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे बेसिकली पाइप इंस्ट्रूमेंट को, जिसमें इन दोनों कैटेगरी को डिस्कस करते हैं, और खास करके इनमें जो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होते हैं, ओवरटोन्स, फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, अदर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, इन सारों की हम बात करेंगे। लेकिन इन्हें डिस्कस करने से पहले पाइप इंस्ट्रूमेंट में हमें एक और चीज समझनी है, एंड दैट इज एंड करेक्शन। तो देख लेते हैं ये छोटा सा जो टॉपिक है, एंड करेक्शन क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सीईटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या होता है? एंड करेक्शन, मान लो मेरे पास एक पाइप है विच इज ओपन टू बोथ एंड्स, ठीक है, जिसके दोनों एंड क्या है, ओपन है। और एक मैं दूसरा पाइप ले रहा हूं जिसका एक एंड जो है वो क्लोज है। तो इस तरीके से हमने यहां पर दो पाइप ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी कोई लॉन्जिट्यूडिनल वेव इससे होकर गुजरेगी तो आप देखोगे कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में वो जो पर्टिकुलर वेव है वो जा रही है। रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा जिसके कारण स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी। अब ये होता कैसे है आगे समझेंगे, बट फिलहाल मान लो कि साउंड वाइब्रेशंस में रिफ्लेक्शंस के कारण अब यहाँ पर स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई है। स्टेशनरी वेव में हम जानते हैं नोड्स और एंटी नोड्स क्रिएट होते हैं। एंटी नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहां पर एयर के जो पार्टिकल होंगे वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होंगे, और नोड्स वो पार्टिकल है जो अपने मीन पोजीशन पर ही रहेंगे। तो हमेशा जो ओपन एंड्स होंगे वहां पर एंटी नोड फॉर्म होती हुई आप देखोगे। यहाँ पर भी क्लोज पाइप विच इज अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, इसमें भी जो उसका ओपन एंड है वहां पर एंटी नोड देखने को मिलेगा, और जो एंड क्लोज्ड है वहां पर आपको नोड देखने को मिलेगा। वेयर एज इन केस ऑफ ओपन पाइप बोथ द एंड्स विल ऑब्जर्व एंटी नोड। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये जो एंटी नोड होते हैं वो एग्जैक्टली इस पाइप के ज्योमेट्रिक एंड पर नहीं देखने को मिलते हैं, यहां से वो थोड़ी दूरी पर आप एंटी नोड को देखोगे। तो जब पोजीशन ऑफ एंटी नोड, दिस पोजीशन ऑफ एंटी नोड एंड एंड ऑफ पाइप, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं एंड करेक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? एंड करेक्शन। तो जो पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स है, इसे आगे हम ओपन पाइप भी बोलेंगे, तो इसमें आपको एंड करेक्शन दोनों ही एंड पर देखने को मिलेगा। ठीक, और जो पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है वहां पर आपको याद रखना है जो एंटी नोड की पोजीशन है, अगेन इट विल बी समवेयर अवे फ्रॉम द फिजिकल एंड ऑफ द पाइप। यहां पर भी एंटी नोड की पोजीशन और फिजिकल एंड ऑफ पाइप, इनके बीच का डिस्टेंस होगा एंड करेक्शन। बट इन केस ऑफ ओपन पाइप एंड करेक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड एट बोथ द एंड्स। इन केस ऑफ pipe closed at one end, end correction will be observed at only one end. Secondly, जो पाइप closed at one end है उसमें जो हमारा closed end होता है वहां पर हमेशा आप नोड्स देखोगे। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है। अगर मान लो ओपन पाइप में फिजिकल लेंथ ऑफ पाइप को मैं स्मॉल एल लिखता हूं, दिस इज माय फिजिकल लेंथ ऑफ पाइप, लेकिन इसके अंदर जो एयर कॉलम आगे चल के वाइब्रेट होगा, स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी, उसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम को मैं लिखता हूं कैपिटल एल, जो कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम दिस एंटीनोड टू दिस एंटीनोड इन केस ऑफ ओपन पाइप, और क्लोज पाइप में फ्रॉम दिस एंटीनोड टू दिस नोड। तो इस
पर्टिकुलर एयर कॉलम की जो लेंथ होगी वो हम कैसे बता सकते हैं? सो दिस इज इक्वल टू फिजिकल लेंथ ऑफ द पाइप दैट इज स्मॉल एल प्लस दोनों ही एंड के एंड करेक्शन को आपको ऐड कर देना है, सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ एंड करेक्शन, राइट? सो दिस इज द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इनसाइड द पाइप। एंड सेकंडली अगर क्लोज्ड पाइप है दैट इज पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, तो इसमें एयर कॉलम के वाइब्रेशन की जो लेंथ होगी दैट विल बी फिजिकल लेंथ। अगर इस पाइप की फिजिकल लेंथ है एल, सो एल प्लस ओनली ई, दिस विल बी द लेंथ ऑफ एयर कॉलम। इतना आपको समझ में आ रहा है? अब फिजिसिस्ट रेनॉल्ड्स थे, तो रेनॉल्ड्स ने क्या किया, एक जनरलाइज रिलेशन दिया हमें बना के। कैसे? तो उन्होंने कहा अगर कोई एक पाइप है जिसका डायमीटर है डी, मान लीजिए डायमीटर है डी, तो उस केस में एंड करेक्शन की जो वैल्यू है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ एंटीनोड एंड द फिजिकल एंड ऑफ द पाइप, ये जो एंड करेक्शन की वैल्यू है, द रिलेशन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 0.3 टाइम्स ऑफ इंटरनल डायमीटर दैट इज डी। इसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 0.3 टाइम्स ऑफ आर, मतलब रेडियस के फॉर्म में इट वुड बी ट्वाइस ऑफ आर, सो E इज नथिंग बट 0.6 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, ये आपको याद रखना है एंड दिस रिलेशन वाज गिवन बाय रेनॉल्ड्स। ठीक है, अब आगे चल के हम एक्चुअली पाइप इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ते हैं और इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को भी हम आगे सॉल्व करेंगे। सो बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ पाइप इंस्ट्रूमेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन फ्रॉम सीईटी, हाउ दिस हैज टू बी सॉल्व्ड। व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ द एंड करेक्शन ऑफ अ पाइप इज 0.8 सेंटीमीटर, मतलब ई की वैल्यू देकर रखी है, कितनी देकर रखी है भैया? 0.8 सेंटीमीटर। देन इनर रेडियस ऑफ द पाइप इज, अब इनर रेडियस कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं एंड करेक्शन इज 0.6 टाइम्स ऑफ आर और इट कैन बी 0.3 टाइम्स ऑफ डायमीटर। नाउ इफ यू सॉल्व दिस, व्हाट वी आर आस्क्ड इनर रेडियस ऑफ द पाइप, तो हम लिख सकते हैं भैया एंड करेक्शन की वैल्यू है 0.8, यहाँ पर आएगा 0.6 इंटू आर। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल कम 4/3 इज इक्वल टू आर। ये जो आर की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पे, क्या वो ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है? नहीं है। इसका मतलब हमारे कंसिडरेशन में कुछ और चीजें आएगी। इस प्रॉब्लम को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो इन्होंने बराबर बोला है कि एंड करेक्शन इज 0.8 टाइम्स 0.8 सेंटीमीटर, बट दी हुई वैल्यू ऐसी भी हो सकती है कि अगर मेरा मान लीजिए ओपन पाइप है, ओपन पाइप के दोनों एंड करेक्शन को उन्होंने ऐड करके टोटल एंड करेक्शन बताया है, टोटल एंड करेक्शन, और टोटल एंड करेक्शन की वैल्यू इन्होंने देकर रखी है ट्वाइस ऑफ ई इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ में? तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर ट्वाइस ऑफ ई की वैल्यू 0.8 सेंटीमीटर है, सो आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ ई इज इक्वल टू 2 इंटू 0.6 टाइम्स ऑफ आर, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक, नाउ ट्वाइस ऑफ ई की वैल्यू है 0.8 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.6 इंटू आर। नाउ 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 0.4, और हम इसको लिख सकते हैं भैया 4/6 इज इक्वल टू आर। नाउ वी नो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो आर की वैल्यू निकल कर आई है 2/3। सो दिस 2/3, यस, बी इज द 2/3 सेंटीमीटर। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़े कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है वो हम पर्टिकुलरली सीईटी के लेक्चर्स में कवर करेंगे। फिलहाल जस्ट फॉर द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमने इसको डिस्कस किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट्स विद वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, जो इस पर्टिकुलर लेक्चर का मेन टॉपिक है। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ पाइप इंस्ट्रूमेंट्स और हाउ एयर कॉलम वाइब्रेट्स। तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ओपन पाइप का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक पाइप है, ठीक, इस तरीके से, दिस इज अ पाइप विच इज ओपन टू बोथ एंड्स। नाउ इसके अंदर मुझे एयर के वाइब्रेशंस को ट्रैवल करवाना है। अब जब मैं एयर के वाइब्रेशंस कहता हूं तो मेरा कहने का मतलब है लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, और उसमें भी टिपिकली हम साउंड वेव की बात करेंगे, क्योंकि एयर के कॉलम का वाइब्रेशन ही आगे चल के साउंड बनता है। अब यहाँ पर वाइब्रेशंस कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेव्स। आप कोई सोर्स रख सकते हो स्पीकर जैसा, या फिर आप एक काम कर सकते हो, ट्यूनिंग फोर्क का यूज कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए मैं ट्यूनिंग फोर्क ले रहा हूं, सपोज दिस इज अ ट्यूनिंग फोर्क, लाइक दिस, आई हैव अ tuning fork with me,
नाउ ट्यूनिंग फोर्क में क्या होता है, अगर आप उस ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड पर जाके स्टक कर दोगे, इसके जो प्रॉन्ग्स होते हैं दोस प्रॉन्ग्स स्टार्ट्स टू वाइब्रेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जिसके कारण सराउंडिंग में जो एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं। और वाइब्रेशन में हम जानते हैं कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे टिपिकली आप कॉम्प्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, इस तरीके से एयर के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट होते हुए देखोगे। और हम जानते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव इज अ प्रोग्रेसिव वेव, तो दिस वाइब्रेशन विल ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और दस आई कैन से एनर्जी इज नाउ फ्लोइंग थ्रू द पाइप। अब वाइब्रेशन तो चलो यहाँ इस पर्टिकुलर पाइप से फ्लो होना स्टार्ट हो गया, अब आगे क्या होता है तो समझते हैं। देखिए जैसे ही ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स पाइप के अंदर से जाएगी, ये जो एंड है ना पाइप का, यहां से वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगी। अब आप बोलोगे सर साउंड के वेव को या किसी भी वेव को अगर रिफ्लेक्ट होना है तो वहां पर मीडियम में डेंसिटी डिफरेंस का होना जरूरी है। एंड अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो पाइप के अंदर भी एयर है और पाइप के बाहर भी वही एयर है, तो डेंसिटी डिफरेंस तो होगा नहीं, तो कैसे रिफ्लेक्ट होगा इस पर्टिकुलर पाइप से लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। देखो हम जानते हैं भले ही इस पाइप के अंदर या बाहर एयर हो, लेकिन पाइप की जो एजेस है दे एक्ट एज अ बाउंड्री। तो होता क्या है, बाहर में जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे दे कैन बी फ्रीली मूव इन एनी डायरेक्शन, but those molecules which are inside of the pipes, when they move they basically collides with the boundary of pipe, because of that उन्हें अंदर की ही दिशा में मूव करते रहना पड़ता है। जब बाहर कोई वाइब्रेशन अगर होता है इस पाइप के बाहर, तो मॉलिक्यूल काफी दूर जाकर स्कैटर्ड हो सकते हैं, लेकिन इनसाइड में मॉलिक्यूल के पास उतना फ्रीडम है नहीं। इसलिए अगर आप देखोगे तो कंपेयर टू आउटसाइड एयर, इनसाइड एयर मॉलिक्यूल्स दे आर क्राउडेड इन नेचर, और जब वो क्राउडेड होते हैं तो हम कह सकते हैं एयर इनसाइड द पाइप इज लिटिल डेंसर देन द आउटसाइड एयर। सो हम कहेंगे भैया एयर इनसाइड इज लिटिल बिट डेंसर देन द आउटसाइड एयर। सो आउटसाइड एयर हो गई मेरी रेयरर medium, inside air of the pipe is a denser medium. Now we can say these particular compression rarefactions or air molecules का vibration, they are basically traveling from denser medium to rarer medium, और ये जो पाइप का एंड है दिस एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द टू। सो जैसे ही मान लीजिए कॉम्प्रेशन अब इस इंटरफेस पर आ गया, तो हम जानते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में वेव ट्रैवल कर रही होगी, द कॉम्प्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एज अ रेयरफैक्शन। सो कॉम्प्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एज रेयरफैक्शन, और आगे चल के फिर रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, इस फॉर्म में वेव जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल कर रही होगी। अब मान लो जस्ट फॉर द फन, ये जो रेयरफैक्शन है, रेयरफैक्शन कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन कॉम्प्रेशन करके यहाँ पर रेयरफैक्शन आ गया, कौन से एंड पर, इनिशियल एंड ऑफ द पाइप पर। तो यहां पर फिर से देखिए वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, एंड दस दिस रेयरफैक्शन विल अगेन गेट्स रिफ्लेक्टेड एज कॉम्प्रेशन हियर। बात आ रही है समझ में, पहले कॉम्प्रेशन एंड से रिफ्लेक्ट होकर रेयरफैक्शन बना, फिर अल्टरनेटिवली रेयरफैक्शन कॉम्प्रेशन चलते गए, और मान लीजिए जो पहला एंड है वहां पर आते आते हमें फिर से रेयरफैक्शन देखने को मिलेगा। तो यहां से रेयरफैक्शन फिर क्या रिफ्लेक्ट होगा, पार्शियली इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एज कॉम्प्रेशन। इस तरीके से इस पाइप के अंदर आपको डबल रिफ्लेक्शन, ट्रिपल रिफ्लेक्शन या मल्टीपल रिफ्लेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो पहले जब ये रिफ्लेक्ट हुआ, क्या कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन बन के रिफ्लेक्ट हुआ, अगर रेयरफैक्शन होता तो वो कॉम्प्रेशन बन के रिफ्लेक्ट होता, तो यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिल रहा है। बिकॉज ऑफ दैट टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन का फिनोमिना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड ड्यू टू विच स्टेशनरी वेव विल बी फॉर्म्ड इनसाइड ऑफ दिस पाइप। ठीक है, अब देखो स्टेशनरी वेव को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इन द फॉर्म ऑफ लूप। अब यहां पर लूप कैसे बता सकते हैं, तो मान लीजिए अगर मैं एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव को ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो ध्यान रखना अगर लॉन्जिट्यूडिनल वेव कॉन्स्टिट्यूटेड है कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन कॉम्प्रेशन के फॉर्म में, तो अगर मैं कॉम्प्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट लिखता हूं तो रेयरफैक्शन क्या हो जाएगी, ट्रफ, फिर कॉम्प्रेशन क्रेस्ट, रेयरफैक्शन ट्रफ, फिर कॉम्प्रेशन क्रेस्ट। तो इस तरीके से लॉन्जिट्यूडिनल वेव को ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एंड दैट्स व्हाई जब इनका रिफ्लेक्शन होगा बाय 180 डिग्री आउट ऑफ फेज सुपरपोजिशन, देन हाउ डू आई रिप्रेजेंट देयर
फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इट विल बी लाइक दिस। तो जैसे मैंने कहा ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड, तो बीच में क्या फॉर्म हो सकते हैं, नोड्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी जो एयर है उसके स्टेशनरी वेव्स को हम इस तरीके से बता पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली स्टेशनरी वेव फॉर्म हो चुकी है। आई होप कि जो पर्टिकुलर फिनोमिना है कॉम्प्रेशन वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इनसाइड द पाइप वो क्या है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पाइप इंस्ट्रूमेंट से, दैट इज वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप विच आर ओपन एट बोथ द एंड्स। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, सबसे पहले मेरे दो मेन टास्क होंगे। एक तो मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इनसाइड द ओपन पाइप देखना है। सो फर्स्टली आई विल बी फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड सेकेंडली मुझे शो करना है कि ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द ओपन पाइप, शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन ओपन पाइप। ओपन पाइप मतलब पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। तो चलो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सारे हार्मोनिक्स को प्रेजेंट है ऐसा बताने के लिए हमें सबसे पहले फंडामेंटल हार्मोनिक्स या आप कह सकते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना जरूरी है। एक बार हम उसको फाइंड कर लेंगे तो बाकी चीजें आसान हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ओपन पाइप की डायग्राम निकाल लेता हूँ। सपोज दिस इज अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, और इसके एक एंड पर हम वेव प्रोड्यूसिंग सोर्स रखते हैं। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक। और इस ट्यूनिंग फोर्क के कारण अंदर क्या होगा, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स ट्रैवल करेंगे जिनके रिफ्लेक्शन के बाद हमें स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होते हुए दिखेगी। अब पाइप में हम जानते हैं जो ओपन एंड होता है वहां पर हमेशा क्या फॉर्म होंगे, एंटी नोड। और इस पाइप के अंदर आपको नोड्स देखने को मिल सकते हैं, सिंगल नोड्स या मल्टीपल नोड्स, डिपेंड करता है कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन है जिसके बारे में आगे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। अब देखो यहां पर जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम होगा मतलब एंटी नोड टू एंटी नोड, उसे हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक। और फिर हम सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड करके बाकी हार्मोनिक्स को चेक करेंगे। सो बेसिक सी थ्योरी में लिख लेता हूं, कंसीडर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। अगर मैं कह रहा हूं लेट स्मॉल एल बी द फिजिकल लेंथ ऑफ पाइप एंड जो कैपिटल एल होगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। कैपिटल एल इज लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इनसाइड ऑफ इट। अब हम लोग ये भी जानते हैं, वी नो कि जो वाइब्रेटिंग लेंथ होती है एयर कॉलम की वाइब्रेटिंग लेंथ, इट इज नथिंग बट सम ऑफ फिजिकल लेंथ प्लस अगर एंड करेक्शन स्मॉल ई होगा सो दैट विल बी एल प्लस ट्वाइस ऑफ ई, वेयर वेयर स्मॉल ई इज इक्वल टू एंड करेक्शन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सोर्स के थ्रू इसके अंदर से लॉन्जिट्यूडिनल वेव को पास करवा रहे हैं। जब लॉन्जिट्यूडिनल वेव जाएगी तो उसकी एक सर्टेन वेलोसिटी होगी। सो आई एम राइटिंग हियर लेट v be the velocity of wave। अगर v वेलोसिटी है तो आगे चल के हम n को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, n बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा क्या हो जाएगा, लैम्बडा बी द वेवलेंथ, लैम्बडा बी द wavelength of that particular wave। Let's start with fundamental frequency। So first task is fundamental frequency। नाउ समझते हैं
देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के केस में, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच विथ दैट एयर मॉलिक्यूल्स विल वाइब्रेट इनसाइड द पाइप, राइट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ही हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। जब मैंने हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन समझाया था तो इस चीज को क्लियर किया था। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज फर्स्ट हार्मोनिक्स एंड इट विल बी ऑलवेज फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो चलो इसको आप लिख सकते हो, व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी with which एयर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स भी कह सकते हो आप ऑफ वेव वाइब्रेट्स इनसाइड द ओपन पाइप हियर, ओपन पाइप। और इस पर्टिकुलर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ओपन पाइप, इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ लेट्स से एन सफिक्स ओपी से। स्ट्रिंग के केस में हमने एन सफिक्स एस यूज किया था, यहाँ पर एन सफिक्स ओपी यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब फंडामेंटल मोड इस पर्टिकुलर पाइप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो सपोज दिस इज माय ओपन पाइप और इस ओपन पाइप के ओपन एंड पर मैं एंटी नोड मार्क कर रहा हूं। हम जानते हैं जब भी फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट होती है उस समय वेवलेंथ का मैक्सिमम होना लाजमी है, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वेव की वो तो कांस्टेंट होगी। सो v इज नथिंग बट n लैम्बडा। इफ n इज लोवेस्ट दैट मींस लैम्बडा हैज टू बी हाईएस्ट। अब किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में लैम्बडा की वैल्यू मैक्सिमम है ये अगर मुझे पता करना है तो देखना पड़ेगा उसमें लोवेस्ट नंबर ऑफ लूप्स होने चाहिए। जितने लूप्स कम फॉर्म हो रहे हैं इसके अंदर उतनी ज्यादा क्या आएगी, मुझे वेवलेंथ देखने को मिलेगी। अब अगर आप देखोगे एंटी नोड तो ऑलरेडी बाउंड्री कंडीशंस बता रहे हैं और इसके अंदर अगर वेव चाहिए जो भी मिनिमम लूप्स के साथ बने और दूसरी चीज वेवलेंथ को मैक्सिमम लाना है, तो इसके अंदर मैं एक ही नोड को ड्रॉ कर रहा हूं। आई एम ड्रॉइंग ओनली वन नोड। सो व्हाट विल हैपन, द स्टेशनरी लूप विल लुक लाइक दिस। स्टेशनरी वेव का जो लूप है वो कुछ ऐसे दिखेगा और आप देख पाओगे यहां पर पाइप के दो हिस्से में हाफ लूप और हाफ लूप डिवाइड हुए हैं। दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो वन लूप आप देख पाओगे इन केस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इससे बेस्ट और कोई सिनारियो हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि आपकी वेवलेंथ मैक्सिमम हो पाए। यही मैक्सिमम वेवलेंथ निकल कर आएगी। अब मैक्सिमम वेवलेंथ कैसी, तो जो लेंथ है पाइप की, ये लेंथ ऑफ पाइप रिप्रेजेंट्स लैम्बडा बाय 2, क्योंकि हाफ प्लस हाफ दैट इज वन लूप और वन लूप की लेंथ होती है लैम्बडा बाय 2। अगर इस पाइप में इस पर्टिकुलर वेव्स के लूप को अगर मैं कंप्लीट करवा देता बाहर जाके, तो हम देख सकते हैं कि लेंथ के जो लेंथ है वो हाफ अगर वेवलेंथ बताता है तो वेवलेंथ वुड बी 2 टाइम्स ऑफ लेंथ मुझे दिखाई देता है ना। तो यही मैक्सिमम वेवलेंथ की कंडीशन है। सो आई एम राइटिंग हियर इफ सपोज कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, देन दिस रिप्रेजेंट्स एट दिस पर्टिकुलर स्टेट lambda by 2 distance, therefore I can write lambda is nothing but twice of L। तो चलो आगे मैं लिख रहा हूं, for frequency to be minimum, for frequency to be minimum during fundamental modes of vibration at constant velocity, wavelength should be maximum, wavelength is maximum, ठीक। अब for getting maximum wavelength only one loop will be formed inside the pipe where antinodes are located at the end of the pipe। For getting maximum wavelength only one loop is formed inside the pipe। और याद रखना नेचर कैसा है, हाफ लूप मिलकर वन लूप बना है। अगर ये स्ट्रिंग होती तो स्ट्रिंग के केस में जो एक लूप हमें मिल रहा था दैट वाज इन बिटवीन 2
नोड्स। यहाँ पर भी ओपन पाइप में भी फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के केस में हमें क्या मिला है, एक ही लूप मिला है। अगर मैं सेकंड हार्मोनिक्स की तरफ जाऊंगा तो मुझे कितने लूप मिलने चाहिए, फिर 2 लूप, जैसे हमें स्ट्रिंग में मिले थे। तो जितने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होंगे उतने नंबर ऑफ लूप्स जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ आई कैन राइट हियर, अब हो गया, बहुत सी चीजें अब सिंपल हो जाएगी। वी हैव ऑलरेडी, हमारे पास एक रिलेशन है, v इज नथिंग बट n लैम्बडा। अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो n को हम n op से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस समय जो लैम्बडा है दैट इज द वेवलेंथ, गिवन वेवलेंथ। सो आई कैन राइट fundamental frequency that is NOP is nothing but velocity of wave divided by lambda. Now I know v तो जैसे का वैसा मैंने लिख लिया है। यहाँ पर जो लैम्बडा है उसका रिलेशनशिप विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ क्या होता है, तो याद रखना, इट इज here in the first fundamental mode of vibration L is nothing but lambda by 2, therefore lambda is nothing but 2 times of L. So I am just substituting the value of lambda as twice of L. तो आपने यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल लिया है, which is V upon twice of L. The same can also be written as fundamental frequency in case of open pipe is equal to V upon 2 times of लेंथ ऑफ एयर कॉलम को या वाइब्रेटिंग एयर कॉलम को हम इन टर्म्स ऑफ फिजिकल लेंथ भी कवर करके लिख सकते हैं। सो वेयर वी वुड बी v अपॉन 2 इंटू स्मॉल l विच इज फिजिकल लेंथ ऑफ पाइप प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंड करेक्शन। तो इस तरीके से भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को लिखा जा सकता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ सी द नेक्स्ट हार्मोनिक्स दैट इज सेकंड हार्मोनिक्स। सो आई एम राइटिंग हियर सेकंड हार्मोनिक्स। ठीक है, सेकंड हार्मोनिक्स। देखो, ओपन पाइप जो होता है ना उसमें सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्ट्रिंग के केस में था वैसे ही। अगर मेरे पास सेकंड हार्मोनिक है तो वो कौन से नंबर का ओवरटोन हो जाएगा, दैट विल बिकम फर्स्ट नंबर ऑफ ओवरटोन। अगर मैं मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करूं तो ये कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, दैट इज माय सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट है इसमें। चलो अब कैसे फाइंड करेंगे, तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की, इट विल बी समव्हाट ग्रेटर देन दैट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इस कंडीशन को मीट करने के लिए अगर मैं इस तरीके से पाइप ड्रॉ करता हूं तो देखिए कैसे पॉसिबल है। एंड पर तो एंटी नोड बन गए। ठीक, पहले अगर सिंगल नोड था तो उसके कारण एक लूप बनता था। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक्स्ट्रा एक लूप ऐड कर, एक्स्ट्रा एक नोड ऐड करेंगे, तो 2 नोड हो गए। 2 नोड होने के कारण अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से स्टेशनरी वेव देखने को मिलेगी। दिस इज द वे हाउ स्टेशनरी वेव विल बी फाउंड। एंड इफ यू काउंट द नंबर ऑफ लूप, सेंटर में तो एक कंप्लीट लूप दिखाई दे रहा है और ये 2 हाफ लूप मिलकर कितना हो गया, अगेन 1 लूप। सो देयर आर 2 लूप्स। नाउ लेंथ ऑफ पाइप वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ लूप इंटू लैम्बडा बाय 2 कर लो आप। तो कितने लूप्स है, 2 लूप्स है, 2 लूप्स multiplied by lambda by 2 and that comes out to be L is nothing but lambda. So यहाँ पर L और lambda की रिलेशनशिप हमें मिल चुकी है। चलो स्टार्ट करते हैं। So I am writing here for second harmonic 2 loops of stationary wave will be observed as shown in figure। और हमें पता है एंड वी नो क्या, जो v होता है v इज नथिंग बट n लैम्बडा। तो यहाँ पर अगर मैं सेकंड हार्मोनिक के फ्रीक्वेंसी को n2 लिख लूं, सो हियर n2 विल बी इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा। ठीक, बट ध्यान से देखो, लैम्बडा का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ पाइप इज लैम्बडा इज इक्वल टू L, देयरफॉर आई कैन राइट n2 इज इक्वल टू v अपॉन L। बट व्हेन इट कंपेयर्स टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या दी थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, v अपॉन ट्वाइस ऑफ L, और हमें सेकंड हार्मोनिक को प्रेजेंट है अगर ऐसे दिखाना है तो दिस शुड बी 2 टाइम्स ऑफ v अपॉन ट्वाइस ऑफ L। सो n2 शुड बी 2 टाइम्स ऑफ v अपॉन ट्वाइस ऑफ L। इसे करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लेता हूं। सो अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, यहां पर लिख रहा हूं दैट n2 वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v अपॉन ट्वाइस ऑफ L, एंड v अपॉन ट्वाइस ऑफ L इज योर fundamental frequency, therefore n2 is nothing but 2 times of fundamental frequency in case of open pipe. This expression shows second harmonic is
present in the open pipe. That was here, it was first harmonics, this is my second harmonic. अब हम लौटते हैं थर्ड हार्मोनिक्स की ओर, देखो फटाफट. सो थर्ड हार्मोनिक्स होता है सेकंड ओवरटोन, ये होगा थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन इन केस ऑफ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स. यहां पे क्या करना पड़ेगा थर्ड मोड में, तो अगर मैं इस तरीके से पाइप ड्रॉ कर रहा हूं, एंटी नोड तो पहले ही बन चुके हैं, ठीक. अब यहाँ पे 3 नोड्स लेना पड़ेगा बीच में, 3 नोड्स ले लिए हमने. तो आप देखोगे कि इस तरीके से फर्स्ट लूप, सेकंड लूप और ये हाफ ऑफ मिला के थर्ड लूप. सो इस तरीके से इस पर्टिकुलर पाइप के अंदर 3 लूप फॉर्म हो चुके हैं, half at both the sides and 2 insides. So we can say the length of vibrating air column will be equal to 3 times 3 number of loop multiplied by lambda by 2. So this is equal to 3 lambda by 2. Therefore lambda would be what? Lambda would be twice of length divided by 3. चलो अब आगे मैं यहां पर लिखता हूं फॉर थर्ड हार्मोनिक्स, फॉर थर्ड हार्मोनिक 3 loops will be observed, 3 loops will be observed in the pipe, ठीक है, ओपन पाइप. इफ n3 is frequency of third harmonics, अगर n3 फ्रीक्वेंसी है थर्ड हार्मोनिक्स की, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट v is nothing but n into lambda, here it will be n3 into lambda, therefore n3 would be v अपॉन लैम्बडा. बट हमें पता है भैया लैम्बडा का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू लेंथ क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल इंटू 3, तो उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेंगे. सो आई विल बी गेटिंग n3 इज इक्वल टू 3 ऊपर चले जाएगा तो 3 टाइम्स ऑफ v अपॉन ट्वाइस ऑफ एल, एंड दिस बेसिकली शोज n3 इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ओपन पाइप. तो दिस इज एक्चुअली माई थर्ड इक्वेशन विच शोज दैट थर्ड हार्मोनिक इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पाइप. ठीक, देखो अगर आप चाहो तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को और एक तरीके से लिख सकते हो. आई कैन राइट n3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ v अपॉन 2 इंटू द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज व्हाट, फिजिकल लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंड करेक्शन. तो इस तरीके से भी यहाँ इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को लिखा जा सकता है. एंड यहाँ पे जो n2 था उसे भी हम ऐसे लिख सकते थे. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ हार्मोनिक्स. so I am writing this as fourth harmonics. Fourth harmonics is which number of overtone? That would be third overtone, and this fourth harmonic is basically fourth mode of vibration, fourth mode of vibration. बिल्कुल स्ट्रिंग के ही जैसा हम लिखते चल रहे हैं. यहाँ पे क्या होगा, 4 मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो टोटल 4 लूप्स फॉर्म होंगे. ठीक, उसमें से एंटीनोड तो भैया बाउंड्री पर है ही, इसके कारण 4 मोड के लिए या 4 लूप के लिए कह लीजिए आप 3 लूप्स को इनसाइड ड्रॉ करोगे और एक लूप हाफ हाफ के फॉर्म में बाहर की दिशा में ड्रॉ हो जाएगा. तो यहां पर मैं ऐसे 4 नोड्स को दिखा रहा हूं, फर्स्ट लूप, ये सेकंड लूप, थर्ड लूप और 2 जगह पे ये हाफ ऑफ हो गए ऐसे. ठीक, यस. अब देखो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज नथिंग बट 4 नंबर ऑफ लूप्स, ईच लूप इज ऑफ लैम्बडा बाय 2. सो डायरेक्टली लिख लेते हैं 4 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाय 2. सो एल इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा. तो भैया लैम्बडा क्या हो गया, लैम्बडा इज एल बाय 2. ठीक, इसको आगे हम यूज करेंगे. सो आई एम राइटिंग हियर फॉर फोर्थ हार्मोनिक, फॉर फोर्थ हार्मोनिक्स 4 loops will be observed inside of pipe, inside of open pipe. If n4 is the frequency of vibration, is the frequency of vibration in open pipe for fourth harmonics, then
वी नो भैया वी इज नथिंग बट एन इंटू लैम्बडा, एन को लिखेंगे एन फोर टाइम्स ऑफ लैम्बडा, हियर एन फोर वुड बी वी अपॉन लैम्बडा, बट लैम्बडा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लेंथ क्या है एल बाय टू, तो टू ऊपर चले जाएगा, देयरफॉर एन फोर विल बिकम्स टू टाइम्स ऑफ वी अपॉन एल। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं फोर्थ हार्मोनिक्स जो होता है इट शुड बी फोर टाइम्स द मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये फोर टाइम्स मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं टू से मल्टीप्लाई, और अगर टू से डिवाइड कर देंगे सो दिस टू विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस टू, दैट विल बिकम फोर, और ये जो टू है इट कैन कम इन फ्रंट ऑफ लेंथ एल। सो बेसिकली द एक्सप्रेशन विल लुक लाइक एन फोर इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ वी अपॉन ट्वाइस ऑफ L, and we know V upon twice of L is the fundamental frequency for open pipe. So this part represent fundamental frequency of open pipe, and that's why I can write N4 is 4 times of NOP, and this is my equation number 4. तो आप चारों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो वी कैन से आई एम राइटिंग हियर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 and 4, the subsequent harmonics in pipe would be fifth harmonics is 5 times of NOP, sixth harmonics would be 6 times of NOP, that is fundamental frequency, and so on. ठीक है, and so on. Therefore we can say that all harmonics are present, all harmonics are present in open pipe, present in open pipe or pipe open at बोथ एंड्स। ठीक, तो हमारे लिए जो मेन कंसिडरेशन है या फिर हम जो मेन ऑब्जर्वेशन है उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इन केस ऑफ ओपन पाइप इट इज गिवन बाय v अपॉन ट्वाइस ऑफ एल। यहाँ पर v को हम कोई और फॉर्मूले से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, v इज सिंपली v डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एल, एल इज लेंथ ऑफ ओपन पाइप। ठीक, अब देखो जब भी हम अलग अलग मोड्स पर इस पर्टिकुलर पाइप में एयर को वाइब्रेट करवाते हैं, जब मैं फंडामेंटल मोड की बात करता हूं विच इज माई एक्चुअली फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन और फर्स्ट हार्मोनिक्स, यहां पर आप देखोगे फर्स्ट हार्मोनिक है तो वन लूप फॉर्म होगा, सेकंड हार्मोनिक होगा तो दो लूप फॉर्म होंगे, थर्ड हार्मोनिक के लिए तीन लूप, फोर्थ हार्मोनिक के लिए चार लूप। ठीक है, तो नंबर ऑफ लूप रिप्रेजेंट्स विच मोड ऑफ वाइब्रेशन इज गोइंग ऑन और दैट पर्टिकुलर हार्मोनिक। सेकेंडली अगर आप देखो यहाँ पे तो एंटी नोड जो है उनकी संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू नोड। स्ट्रिंग के केस में क्या हुआ था, नोड्स वाज लार्जर बाय वन एज लार्जर मतलब इन नंबर्स इट इज ग्रेटर बाय वन एज कंपेयर टू एंटी नोड। सो नंबर ऑफ नोड्स वर एंटी नोड प्लस वन होता था, यहाँ पे एंटी नोड विल बी नंबर ऑफ नोड प्लस वन लिखना पड़ेगा। ठीक, जिस नंबर का हार्मोनिक होगा उतने नंबर के नोड्स फॉर्म होंगे, जैसा फर्स्ट हार्मोनिक वन नोड, सेकंड हार्मोनिक टू नोड्स, थर्ड हार्मोनिक्स थ्री नोड्स। ठीक है, इस तरीके से आएगा। लेंथ मतलब लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर अगर आपको लेनी है तो फिजिकल लेंथ में टू टाइम्स द एंड करेक्शन ऐड करना पड़ेगा। ठीक, ये सारी चीजें हैं जो हमें नोट करके रखनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ one more thing which says practical determination of end correction when you have pipe open at both end। अच्छा, इसको तो मैं बताता ही हूँ, इसके पहले एक और चीज याद रखो। मान लो मेरे पास किसी ओपन पाइप के लिए नंबर ऑफ हार्मोनिक्स देके रखे होंगे और रैंडमली कोई दो सक्सेसिव हार्मोनिक देकर रखा है, तो फॉर एग्जांपल हो सकता है फोर्थ या फिफ्थ हार्मोनिक कोई है। जस्ट फॉर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज दिस इज माय फिफ्थ हार्मोनिक एंड दिस फिफ्थ हार्मोनिक इज गिवन बाय सम फ्रीक्वेंसी लेट्स से 250 हर्ट्ज। ठीक, जो सिक्स्थ हार्मोनिक है वो देकर रखा होगा 300 हर्ट्ज, और आपको अगर पता करना है डायरेक्टली कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है या फिर आप कह सकते हो ना फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्या करना है आपको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n प्लस वन, n प्लस फर्स्ट नंबर का जो हार्मोनिक्स होगा माइनस इनिशियल हार्मोनिक्स।
nth नंबर का हार्मोनिक्स इसको माइनस कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल 6 नंबर का जो हार्मोनिक्स है उससे अगर मैं 5th नंबर का हार्मोनिक्स माइनस कर दूंगा तो डिफरेंस बिटवीन द टू विल गिव मी द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो हियर 300 माइनस 250 विल बी इक्वल टू 50 हर्ट्ज। और देखिए 50 हर्ट्ज ही क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर 250 को मैं 50 से डिवाइड कर दूंगा सो आई विल बी गेटिंग नंबर 5। दैट मीन्स ये मेरा 5th नंबर का हार्मोनिक्स होना चाहिए। ठीक है, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करना है तो n+1, n+1 मतलब अगर 5th को मैं n बोल रहा हूं तो 6 विल बी n+1। ठीक, बस और कुछ नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है व्हाइल सॉल्विंग सीईटी के क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ उन्होंने क्या बोला है, शो दैट फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स द एंड करेक्शन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू N2L2 माइनस N1L1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ N1 माइनस N2 एंड बेसिकली दिस कम्स अंडर प्रैक्टिकल वे ऑफ डिटरमाइनिंग एंड करेक्शन इन केस ऑफ ओपन पाइप। तो क्या कर लेना है अपने को, देखो बहुत ईजी है। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक ओपन पाइप कंसिडर कर लेता हूँ लाइक दिस, जिसकी फिजिकल लेंथ है L1, चलेगा। नाउ इसी के सेम डायमीटर वाला मुझे एक दूसरा पाइप कंसिडर कर लेना है विच विल हैव लेंथ L2। इसकी लेंथ क्या है, L2। अब अगर फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन चल रहा होगा, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो क्या होगा, पहले पाइप में भी एक ही पर्टिकुलर लूप फॉर्म होगा, हाफ प्लस हाफ इज 1 लूप, और दूसरे पाइप में भी क्या होगा, एक ही लूप फॉर्म होगा। बट चूंकि लेंथ अलग है दोनों पाइप की, तो लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग कॉलम जो है वो भी अलग होगी। पहले में वाइब्रेटिंग कॉलम की लेंथ आपको क्या देखने को मिलेगी, कैपिटल L इज इक्वल टू L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ E, और सेकंड पाइप में देखने को मिलेगी कैपिटल L इज इक्वल टू L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ E। तो यहाँ पर मैं कैपिटल L1 फर्स्ट पाइप के वाइब्रेटिंग एयर कॉलम की लेंथ लेता हूँ और कैपिटल L2 सेकंड पाइप के लिए लेता हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, पहले पाइप में जिसकी लेंथ यहाँ पर L1 है उसमें जो लैम्बडा है फॉर दैट गिवन वेवलेंथ उसकी वैल्यू अलग है, और दूसरे केस में लैम्बडा की वैल्यू अलग है क्योंकि पाइप की लेंथ अलग हो गई। तो यहाँ पर पहले पाइप के केस में मैं वेवलेंथ को ले रहा हूँ λ1, दूसरे पाइप के केस में जो वेवलेंथ फॉर्म हुई है वाइब्रेटिंग एयर कॉलम के कारण उसको मैं ले रहा हूँ λ2। इफ वी सी केयरफुली, हम जानते हैं फंडामेंटल मोड में अगर एक ही लूप फॉर्म हो रही है, कितनी लूप फॉर्म हुई है, एक ही लूप फॉर्म हुई है, सो L इज नथिंग बट λ/2 होता है। दैट्स व्हाई लैम्बडा विल बिकम 2 टाइम्स द लेंथ, लैम्बडा विल बिकम 2 टाइम्स द लेंथ। तो यहाँ पर λ1 क्या आ जाएगा, λ1 वुड बी 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल L1, और λ2 क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल L2। इतनी हमारी जो है वो इंफॉर्मेशन बेसिक है, उतनी चाहिए ही चाहिए। अब इसका यूज करके हम ये जो ऊपर एक्सप्रेशन आया है ना, इसको फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो आई एम राइटिंग, कंसिडर टू open pipes having same diameter but different lengths L1 and L2। अब यह जो L1 और L2 में लिख रहा हूं, these are physical length। ठीक, we know V क्या होता है, V is nothing but n लैम्बडा। तो फर्स्ट पाइप के लिए, फॉर फर्स्ट पाइप, जो वेव इस पाइप के अंदर से पास होगी वही तो वेव सेकंड पाइप के भी अंदर से पास हो सकती है, बराबर है। तो जो वेव की वेलोसिटी है वो दोनों पाइप में सेम रहने वाली है, लेकिन पहले पाइप में जो फ्रीक्वेंसी होगी और पहले पाइप की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है। सो आई एम राइटिंग हियर फॉर फर्स्ट पाइप V would be equal to n into lambda, but n into lambda की जगह मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, n1 into lambda1, n1 into lambda1। और सेकंड पाइप में क्या हो जाएगा, V would be equal to n2 into lambda2। अब देखो V can be written as n1 is what, देखो ध्यान से समझो, n1 is the frequency of vibration when I am considering first mode of vibration, that is fundamental mode। तो यहाँ पर n1 is fundamental mode and thus the same can also be written as V is equal to n1 into λ1 क्या है भैया हमारा, λ1 is nothing but 2 times of L1, so I am writing this as n1 into 2 times of L1। so basically V is nothing but 2 times of n1 L1। ठीक, चाहो तो इसको थोड़ा एक्सपांड करके लिखो, V is equal to 2 times of n1, this capital L1 which is the length of vibrating air column is nothing but physical length L1 plus 2 times of end correction।
आपको अगर आपने ऊपर नोटिस किया होगा तो हमने दोनों डायमीटर क्या कंसीडर करे हैं, सेम कंसीडर किए हैं, और रेनॉल्ड के हिसाब से जो एंड करेक्शन होता है इट इज 0.3 टाइम्स ऑफ डायमीटर होता है। इसका मतलब होगा दोनों ही पाइप के एंड करेक्शन की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, इसलिए मैं यहाँ पर E1 E2 नहीं लिख रहा हूँ, सिंपली V इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ N1 इन ब्रैकेट L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ E लिख रहा हूँ। चलो, दिस वॉज फॉर फर्स्ट पाइप। अब हम सेकंड पाइप की बात कर लेते हैं। तो फॉर second pipe I can write V is equal to N2 into lambda 2. अब what is N2? N2 is basically fundamental frequency for second pipe, right? So V is equal to, now let's say N2 को जैसे कि वैसा lambda 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 times of L2 which is nothing but twice of N2 L2, and this can be written as twice of N2 L2 would be that capital L2 would be small l2 plus 2 times of end correction. This is also V. Let's say this is my equation 2 और पहला जो आया था मैं इसे इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ। ठीक, सो अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन में स्पीड सेम है उस पर्टिकुलर वेव की, तो आई कैन इक्वेट। सो यहाँ पर कर लेते हैं इसको इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ N1 अंडर रूट इन ब्रैकेट L1 plus twice of E would be equal to 2 times of N2 in the bracket L2 plus 2 times of end correction। ठीक, अब देखो 2 कैंसिल, N1 को अगर इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर में लेके जाऊंगा, N2 को लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, N1 L1 plus N into 2 times of E is equal to N2 L2 plus N into 2 times of E। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो टर्म्स एंड करेक्शन से रिलेटेड है उसे लेफ्ट में रखते हैं और जो टर्म्स लेंथ से रिलेटेड है उन्हें राइट शिफ्ट कर देंगे। सो आई कैन राइट N1 इंटू ट्वाइस ऑफ ई, यहाँ पर N1 होना चाहिए, इज इक्वल माइनस N2 इंटू ट्वाइस ऑफ ई इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1। सो ट्वाइस ऑफ ई कॉमन आ गया, क्या बचा है N1 माइनस N2, इट इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1, एंड दस भैया ई को मैं सेपरेट आइसोलेट कर लेता हूँ। सो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज N2 L2 माइनस N1 L1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ N1 माइनस N2, और इसी एक्सप्रेशन को हमें डिराइव करना था। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि दोनों जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, सेम है। चलेगा, अब हम क्या कर लेते हैं, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। सो इफ यू सी केयरफुली हियर आई एम ड्रॉइंग अ पाइप एंड लेट्स सी हाउ द वाइब्रेशंस टेक्स प्लेस। तो सपोज दिस इज अ पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड। हमेशा याद रखना जो क्लोज्ड एंड होगा वहां पर नोड ही फॉर्म होगा। अब फॉर्म कैसे होता है तो समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक, इसके कारण कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन जो है वो ट्रैवल करेंगे थ्रू दिस पाइप। तो जब कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन इस तरीके से आगे चलते हुए कॉम्प्रेशन आ गया है एंड ऑफ द पाइप पे। नाउ इफ यू सी केयरफुली दिस पर्टिकुलर पार्ट कंटेन्स एयर इन द पाइप। एयर जो है वो एक रेयरर मीडियम है कंपेयर टू दिस वॉल एक्ट्स एज अ रिजिड सपोर्ट। हम जानते हैं एक तरीके से अगर ये रिजिड सपोर्ट है तो वो डेंसर मीडियम होना चाहिए। यहाँ पर लॉन्जिट्यूडिनल वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। और अब हम जानते हैं कि जब कोई लॉन्जिट्यूडिनल वेव रेयरर से डेंसर जा रही होती है उस केस में कॉम्प्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन ओनली। क्या होता है, कंप्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन। तो यहाँ पर कंप्रेशन ही इंसिडेंट हुआ था और कंप्रेशन ही रिफ्लेक्ट होगा। फिर आगे चल के कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, इस तरीके से वेव वापस आएगी। मान लो जो पहला ओपन एंड है जहां से वेव एंटर करी थी वहां पर रेयर फ्रैक्शन आएगा। अब रेयर फ्रैक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ इस पर्टिकुलर पाइप के अंदर की जो एयर है वो आउटसाइड एयर के कंपैरिजन में तो डेंसर है। सो डेंसर से अब वो रेयरर मीडियम में एयर ट्रैवल करने वाली है या वाइब्रेशन ट्रैवल करने वाला है। और हम जानते हैं जब डेंसर से रेयरर जा रहा होता है सो ऑब्वियसली दिस रेयर फ्रैक्शन विल रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन। तो इस तरीके से मल्टीपल जो है आपको रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे एंड ड्यूरिंग दिस मल्टीपल रिफ्लेक्शन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इनसाइड द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अगर मैं एयर कॉलम, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखा सकता हूँ। सबसे पहली बात, ओपन एंड पर हमेशा क्या होगा, एंटी नोड, क्लोज्ड एंड पर हमेशा क्या होगा, नोड। तो यहाँ पर जो एयर कॉलम है वो इस तरीके से लूप के फॉर्म में
स्टेशनरी वेव के फॉर्म में वाइब्रेट होता हुआ दिखेगा। और फिलहाल जब मैंने 1/4 लूप ड्रॉ करके दिखाया है तो हो सकता है अंदर की दिशा में और नोड्स आ जाए और नंबर ऑफ लूप्स भी इनके इसके अंदर फॉर्म हो जाए। क्लोज पाइप के केस में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये है कि इस तरीके के जो पाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं यहाँ पर सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। और इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको शो करना है कि ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ पाइप क्लोज्ड एट 1 एंड। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अब जब हम दिखाएंगे कि सारे ऑड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट होंगे तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ क्लोज पाइप को डिराइव करना पड़ेगा। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो आई एम शोइंग क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा कि शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन पाइप क्लोज्ड एट 1। देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक पाइप ले लेता हूं इस तरीके से, ठीक है, जिसका एक एंड क्लोज है। इस पाइप की जो फिजिकल लेंथ है उसे हम स्मॉल एल लिखेंगे और जो कैपिटल एल होगा दैट इज लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, दैट वुड बी स्मॉल एल प्लस 1 टाइम ऑफ एयर एंड करेक्शन। ठीक, चल अब सबसे पहले मैं एक बेसिक सी थ्योरी लिख लेता हूं। तो बेसिक थ्योरी में लिखेंगे हम लोग, कंसिडर अ पाइप क्लोज्ड एट 1 end as shown in figure and longitudinal waves is passing through it। ठीक, अगर मैं स्मॉल एल को ले रहा हूं, let small l be the physical length of closed pipe and capital L be the length of air column, length of vibrating air column, if E be the end correction, therefore capital L will be written as small l plus p। ठीक है, इसको हमने बेसिक लिख लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन फाइंड करके। तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम एनसीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। सीपी इज क्लोज्ड पाइप, इसे ही हम बोलेंगे भैया हमारा फर्स्ट हार्मोनिक्स एंड दिस इज माय फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। दिस इज माय फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, चलेगा। सो सबसे पहले यहां पर मैं एक पाइप ले रहा हूं, जो हमने यहां पर लिया था वही पाइप है, ऐसा मान लीजिए, हैविंग लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग कॉलम एज कैपिटल एल। ओपन एंड पे बनेगा एंटी नोड, क्लोज्ड एंड पे हमेशा बनेगा नोड। अब देखिए जब मैं बोलता हूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो ये क्या होती है, इट इज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी विथ विच द एयर पार्टिकल्स विल वाइब्रेट। सो इन दैट केस द वेवलेंथ शुड बी मैक्सिमम, और v जो है उस पर्टिकुलर साउंड वेव की या उस पर्टिकुलर एयर के जो मॉलिक्यूल्स है कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में आगे जा रहे हैं उनकी स्पीड। सो आई कैन राइट हियर इफ फ्रीक्वेंसी is minimum, if frequency is minimum, then wavelength should be maximum. Wavelength should be maximum when velocity of wave is constant. Velocity of wave is constant। ठीक है, अब देखिए अगर मैं वेव की वेलोसिटी को कांस्टेंट लिख रहा हूं और इनिशियली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे लैम्बडा की जो वैल्यू है वो लार्जर चाहिए,
और लैम्बडा की वैल्यू लार्जर आने के लिए उस पर्टिकुलर गिवन पाइप लेंथ में मुझे जो नंबर ऑफ लूप्स मिलने चाहिए वो कम से कम मिलने चाहिए। अब कम से कम नंबर ऑफ लूप्स के लिए यहाँ पर कौन सी बाउंड्री कंडीशन है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास ओपन एंड पे है एंटी नोड, क्लोज एंड पे है नोड, तो यहाँ पर मैं देखिए ऐसे इस तरीके से एक हाफ लूप ड्रॉ कर सकता हूँ। फर्स्ट हार्मोनिक्स में आपको इससे कम लूप तो ड्रॉ किया ही नहीं जा सकता, इसलिए L बिकम्स इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 हियर, राइट। देयरफॉर लैम्बडा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ L हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इस रिलेशन को आगे हम यूज करेंगे। नाउ व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज इफ NCP इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इफ NCP इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड वी नो जो V होता है V इज नथिंग बट n लैम्बडा, तो यहाँ पर n की बजाय लिखने पड़ेगा NCP। देयरफॉर भैया NCP इज नथिंग बट V अपॉन लैम्बडा, बट लैम्बडा इज 4 टाइम्स ऑफ L, सो NCP इज इक्वल टू V अपॉन 4 टाइम्स ऑफ L। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, एंड thus NCP कैन ऑल्सो बी रिटन एज V अपॉन 4 इंटू L की बजाय लिख सकते हैं small l which is the physical length of pipe plus end correction. So both these expressions are required for solving various न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन है उसे मैंने इक्वेशन 1 मार्क करके रख दिया है। अब हम बात करेंगे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की, जहां पर आपको पता चलेगा कि इसमें इवन मोड मतलब सेकंड जो हार्मोनिक्स होता है ना वो प्रेजेंट ही नहीं होगा, डायरेक्ट थर्ड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होगा, जो बनेगा मेरा सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड दैट विल बी माय फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या सही में थर्ड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट होगा, सेकंड नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो आई एम राइटिंग सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, और ये जो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा यहां पर आप देखोगे दिस विल बी माय थर्ड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स। ठीक है, और थर्ड हार्मोनिक्स ही बनेगा मेरा फर्स्ट ओवरटोन। देखिए कौन सा हार्मोनिक कौन से नंबर का ओवरटोन है, वो कौन से नंबर का मोड ऑफ वाइब्रेशन है। अगर आप इसमें अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो जहां पर हमने सबसे पहले ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स की बात करी थी वो लेक्चर जाके देख लीजिए, ठीक है, तब जाके ये बहुत ईजी लगने लगेगा। नाउ सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की मैं आप पे बात कर रहा हूँ। अब फिर से मैं ले रहा हूँ भैया, हमारा ये पाइप है, दिस इज माई पाइप, एंड पे तो नोड बन रहा है और ओपन एंड पे है एंटी नोड। अब पहले केस में आपको याद होगा तो एक हाफ लूप बन गया था, तो फर्स्ट हार्मोनिक इज हाफ लूप। अब देखिए बेस्ट पॉसिबल दूसरी केस क्या होगी जहां पर मुझे वेवलेंथ मैक्सिमम मिल जाए और जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम रहे। अब मिनिमम मतलब कितना, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जैसी मिनिमम नहीं, उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, और कंपैरेटिवली जो वेवलेंथ है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के केस में जितनी आई थी उससे थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर मैं इस नोड के बाद और एंटी नोड के बीच में एक अगर नोड फिर से ऐड कर दूं इस तरीके से, मान लो मैंने एक और नोड ऐड कर दिया, तो देखिए ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखाई देगा, एंटी नोड से होते हुए नोड तक पल्स और फिर ये इस तरीके से एक लूप। तो अंदर की दिशा में एक लूप कंप्लीट हो गया और हाफ लूप जो है वो एंटी नोड के पास आ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम है दिस इज नथिंग बट एक कंप्लीट लूप दैट इज लैम्बडा बाय 2 प्लस एक हाफ लूप दैट इज लैम्बडा बाय 4। तो इसको जब आप करोगे सो व्हाट यू विल बी गेटिंग 3 लैम्बडा बाय 4। कैसे आया 3 लैम्बडा बाय 4, सो 4 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा इज 6 लैम्बडा, 6 बाय 4 into 2 is 8, 6 by 8 is nothing but what, 3 by 4, so 3 times of lambda by 4 is the length of vibrating air column, and I can write lambda is nothing but 4 times of L upon 3 when the air column is vibrating with second mode of vibration. Now see what happens, what I am writing here is at second mode of vibration, 1.5 loop is formed। ठीक, इफ नेक्स्ट जो हार्मोनिक नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद इसे अगर मैं N3 लिख रहा हूं डायरेक्ट,
ठीक है, क्यों N3 लिख रहा हूं, ताकि आगे चल के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। N2 से ऐसा लग सकता है कि सेकंड हार्मोनिक की बात हो रही है, लेकिन N3 अगर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं तो इट रिप्रेजेंट थर्ड हार्मोनिक। इफ N3 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, देन वी हैव हियर v इज नथिंग बट n इंटू लैम्बडा, और यहाँ पे n की वैल्यू है N3, सो आई कैन राइट N3 इज नथिंग बट v अपॉन लैम्बडा हियर। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इन केस ऑफ लेंथ, इट इज 4l/3। इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सो आई विल बी गेटिंग N3 इज इक्वल टू v अपॉन, दिस इज 4l, 3 चला जाएगा ऊपर, सो 3 टाइम्स ऑफ v अपॉन 4l। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज पाइप इज v अपॉन 4l, this is also v upon 4l, but we have got multiplication of 3. This means this particular harmonic should be the third harmonic. So this is 3 times of fundamental frequency, that is NCP, and this is let's say equation number 2. ठीक, यहीं से हमें पता चला है कि सेकंड वाला जो हार्मोनिक है वो स्किप हो चुका है, सेकंड हार्मोनिक स्किप हो चुका है, डायरेक्ट थर्ड हार्मोनिक मिल रहा है। अब हम इसके बाद के मोड ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं। तो लेट्स से थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन को आगे चल के आपको पता चलेगा, ये बनेगा हमारा फिफ्थ हार्मोनिक्स, विच इज माय सेकंड ओवरटोन, विच इज माय सेकंड ओवरटोन। अब ध्यान से देखो हाँ बात को, अगर मैं ऐसा पाइप ड्रॉ कर रहा हूं और यहाँ पे तो नोड मिलेगा, एंड ओपन एंड पे है एंटी नोड, तो इसके अंदर कितने लूप बनेंगे फॉर नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो पहला जो मैंने हार्मोनिक्स लिया था वहां पे हाफ लूप बना है, इधर अगर आप देखोगे तो थर्ड हार्मोनिक्स के केस में उसका हाफ, 3 का हाफ होता है 1.5, तो 1.5 लूप बने हैं। अब यहाँ पे अगर फिफ्थ हार्मोनिक होगा तो आप देखोगे कि 5/2 दैट विल बिकम 2.5 लूप्स, तो इसके अंदर 2.5 लूप बनेंगे। अब अगर आप ध्यान दो यहाँ पे देखो, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन चल रहा है, दो नोड्स, 2 एंटी नोड बने हैं। तो यहां अगर मैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन बोल रहा हूं तो कितने एंटी नोड्स और कितने नोड्स आने चाहिए, 3 एंटी नोड्स एंड 3 नोड्स आने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट नोड हो गया, लेट्स से दिस इज सेकंड नोड, दिस इज थर्ड नोड, तो ऐसे 3 नोड हो गए, तो देखो उतने ही एंटी नोड भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसे फर्स्ट लूप, दिस इज सेकंड लूप, दिस इज हाफ, यस 2.5 इस तरीके से लूप बन चुके हैं, और ये सारे एंटी नोड है। तो जितने नोड है उतने ही एंटी नोड भी है यहाँ पे। तो क्लोज पाइप में ये नोटिस करने वाली चीज क्या होगी, इन केस ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, नंबर ऑफ एंटी नोड एंड नंबर ऑफ नोड दे विल रिमेन्स द सेम। ठीक, सो एंटी नोड और नोड की संख्या सेम रहेगी। स्ट्रिंग के केस में नोड्स ज्यादा थे एक से, पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स के केस में एंटी नोड ज्यादा है एक से, और यहाँ पर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, यहाँ पर नोड्स एंड एंटी नोड्स बोथ आर सेम, चलेगा। अगर मतलब लेंथ ऑफ एयर कॉलम की बात करें इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स अगर आप देखो तो कंप्लीट लूप 2 है, सो 2 टाइम्स ऑफ λ/2 दैट इज लैम्बडा, प्लस और कौन सा लूप बचा है, हाफ लूप बचा है विच इज λ/4, सो आई कैन डायरेक्टली राइट हियर लैम्बडा प्लस λ/4, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ λ/4। तो L की वैल्यू अगर 5 टाइम्स ऑफ λ/4 है तो लैम्बडा इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ L, 4 टाइम्स ऑफ L डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। चलो आगे यहाँ पर लिख लेते हैं, एट थर्ड मोड, ठीक है, 2.5 loops will be formed inside the pipe closed at one end, अगर मैं लिखूं if n5 is the frequency of vibration, if n5 is frequency of vibration, तो हम जानते हैं v is nothing but n lambda, so v is nothing but n lambda, n की बजाय लिख रहा हूं n5, therefore n5 would be v upon lambda, but lambda is 4 times of l upon 5, तो ये हो जाएगा 5 ऊपर चले जाएगा, this would be v upon 4 times of l. Now I can see my harmonic is fifth harmonic now because v upon 4l is fundamental frequency for closed
पाइप, तो यहाँ से हमें पता चला है दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से हमें पता चला है कि फोर्थ हार्मोनिक जो है वो स्किप हो चुका है। सक्सेसिव हार्मोनिक कौन सा मिला है हमें? फिफ्थ हार्मोनिक मिला है। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं। तो लेट्स से फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। देखो, अब हमें समझना पड़ेगा जो फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो हमारा यहाँ पे सेवंथ हार्मोनिक आएगा। मैं लिखता नहीं हूँ, देखता हूँ सेवंथ आता है कि नहीं आता है। तो चलो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक पाइप ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज नोड, दैट इज माई एंटी नोड। अब फोर्थ मोड है तो 4 नोड्स और 4 एंटी नोड आने चाहिए। तो फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, दिस इज फोर्थ नोड। ठीक है, एंटी नोड भी देखिए उतने ही बनेंगे। तो यहाँ पर मैं लूप ड्रॉ कर रहा हूँ, हाफ लूप, 1 लूप, दिस इज सेकंड लूप, दिस इज थर्ड लूप। देख लो आराम से, इस तरीके से हमें क्या मिले हैं, देखो एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, 4 एंटी नोड और 4 नोड्स। ठीक, अब देखो, तो आई कैन सी एट फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन, at fourth mode of vibration, 3.5 loop will be formed. 3.5 loop will be formed inside the pipe, inside the pipe closed at one end. अगर ऐसा है तो लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग कॉलम वुड बी इक्वल टू, 3 लूप है तो दैट इज 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाय 2 प्लस बचता है मेरे पास लैम्बडा बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, 14 बाय 8। सो 14 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 8 विच इज नथिंग बट 7 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4। 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो दैट वुड बी 7 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4। सो लैम्बडा कितना हो गया, लैम्बडा इज अगेन 4l डिवाइडेड बाय 7। चलो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इफ, ये कौन से नंबर का हार्मोनिक है हमारा, फिफ्थ, सेवंथ, राइट। तो इफ n7 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, अगर ऐसा है कैन आई से v is nothing but n7 into lambda, therefore n7 would be v upon lambda, but lambda is 4l by 7, so n7 would be 7 times of v upon 4 times of l. This v upon 4l represents fundamental frequency, so n7 would be 7 times of ncp. Let's say this is equation 4. ठीक, तो इस तरीके से अगर आप कंपेयर करोगे इक्वेशन 4, इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 को, तो आपको जो इवन हार्मोनिक्स है वो दिखेंगे ही नहीं, सारे के सारे क्या है, ऑड हार्मोनिक्स है। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन इज नथिंग बट सेवंथ हार्मोनिक्स हो गया, एंड दिस सेवंथ हार्मोनिक्स वुड बी माय थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। ठीक है, तो यहाँ इतना सारी चीजों को हमने देखा है। सो लास्ट में हम सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 we can say that next subsequent harmonics, next subsequent harmonics will be, क्या होगा, 9h which is 9th times of ncp, 11th harmonics would be 11 times of ncp and so on. ठीक है, therefore only odd harmonics, only odd harmonics are present in the pipe or pipe instrument which is closed at one end, in the pipe closed at one। ठीक, अब यहाँ पे ना मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज पाइप है लेट्स से 10 हर्ट्ज। इसके बाद में जो सेकंड हार्मोनिक आएगा, क्योंकि यही तो अब मेरा फर्स्ट हार्मोनिक भी है, राइट, दिस इज माय फर्स्ट हार्मोनिक। अब जो सेकंड हार्मोनिक है वो प्रेजेंट होगा क्या, नहीं। अगर लिखता मैं सेकंड हार्मोनिक्स तो इट शुड हैव बीन 2 टाइम्स ऑफ एनसीपी दैट इज 20 हर्ट्ज, बट मिलेगा नहीं मुझे। डायरेक्टली कौन सा मिलेगा, थर्ड हार्मोनिक्स विच वुड बी 30 हर्ट्ज। ठीक,
फिर फोर्थ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कौन सा मिलेगा? फिर फिफ्थ मिलेगा, दैट वुड बी 50 हर्ट्ज। ठीक है, सो 40 हर्ट्ज नहीं मिला। अब जो नहीं मिला है उसे तो अपन कट कर लेते हैं, जो मिला है उनको देख लेते हैं। मान लो दिस इज nth नंबर का हार्मोनिक, दिस इज माई nth नंबर का हार्मोनिक्स, तो ये कौन सा हार्मोनिक हो जाएगा? दैट वुड बी n प्लस 2 नंबर का हार्मोनिक्स, है ना। 3 है तो ये 5 हो गया, अगर ये 5 है तो नेक्स्ट आएगा 7। तो यहाँ पर अगर ये nth है, सी दिस इज माई nth हार्मोनिक्स एंड दिस इज माई n प्लस सेकंड नंबर का हार्मोनिक्स, n प्लस सेकंड नंबर का हार्मोनिक्स। तो आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? डायरेक्टली बाय ऑब्जर्विंग द हार्मोनिक्स। इन दैट केस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच वुड बी एनसीपी इज नथिंग बट, देखो n प्लस 2 नंबर का हार्मोनिक माइनस आपको करना है nth नंबर का हार्मोनिक्स और उसको डिवाइड कर देना है 2 से। देखो आएगा क्या? 50 माइनस 3 इज व्हाट? 20। 20 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट? 10, राइट। तो इस तरीके से हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं इफ वी आर गिवन हार्मोनिक्स, वेरियस हार्मोनिक्स फॉर पाइप क्लोज्ड एट 1 8। चलेगा, इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट क्या है? नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एंटीनोड सेम रहेंगे। फॉर ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन जो हार्मोनिक होगा उसके हाफ आपको लूप देखने को मिलेंगे। जितने हार्मोनिक्स होंगे उसके हाफ, मतलब अगर फिफ्थ हार्मोनिक है तो 2.5 लूप देखने को मिलेंगे अंदर पाइप के अंदर। सेवंथ हार्मोनिक चल रहा होगा तो 3.5, 11th हार्मोनिक चल रहा होगा तो 5.5 नंबर ऑफ लूप्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो हाफ लूप होता है वो आपका जो ओपन एंड है उसके पास होता है। ठीक, चलो अब हम क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिकली एंड करेक्शन को इन केस ऑफ क्लोज पाइप कैसे डिटरमाइन करना है उसे देख लेते हैं। एंड देन वी विल बी सीइंग अ कंपैरिजन चार्ट वेयर वी विल बी कंपेयरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रिंग, पाइप ओपन एट बोथ एंड एंड पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। तो सबसे पहले देख लो क्या बोला है हमसे, शो दैट फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड द एंड करेक्शन इज गिवन बाय, ई का एक एक्सप्रेशन दिया है। वहां पर एंड करेक्शन क्या था? पाइप ओपन एट बोथ एंड में ये तो पूरा ऊपर का सेम है, लेकिन नीचे जो था वो था ट्वाइस ऑफ n1 माइनस n2 इन डिनोमिनेटर, यहाँ पे ट्वाइस हट गया है। ठीक, इतना ही चेंज है। अब देख लेते हैं कैसे आएगा। तो फिर से मैं क्या कर लूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए दो पाइप लेता हूँ, वन विच इज बोथ दी पाइप्स आर क्लोज्ड एट वन एंड, लेकिन इनकी जो लेंथ होगी, फिजिकल लेंथ, वो अलग होगी। पहले पाइप की L1 है तो दूसरे पाइप की L2 है। पहले पाइप में लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग कॉलम वुड बी L1 प्लस ई, और दूसरे पाइप में लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग कॉलम अगर मैं L2 ले रहा हूं सो दैट वुड बी L2 प्लस ई। पहले को L1 लिखना पड़ेगा। दोनों पाइप की डायमीटर सेम होनी चाहिए, अगर डायमीटर सेम है तो एंड करेक्शन भी सेम होगा एज पर रेनॉल्ड। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी हम फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन को कंसिडर करेंगे, और हम जानते हैं जब फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है तो फर्स्ट हार्मोनिक मिलेगा, और जिसके फर्स्ट हार्मोनिक का हाफ इज 1/2, तो हाफ ऑफ लूप भी देखने को मिलेंगे अंदर। ठीक, तो दोनों ही केस में जो वेवलेंथ है वो भी अलग अलग आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इफ आई राइट हियर, कंसिडर टू पाइप्स क्लोज्ड एट one end, closed at one end, have lengths, physical lengths कितनी दी है? L1 and L2, and end correction E, end correction is small e। चलेगा। Therefore अब देखो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पाइप के लिए डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ फर्स्ट पाइप एट फंडामेंटल मोड, ध्यान से समझो, एट फंडामेंटल मोड दिस L1 वुड बी इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। इसको हम चाहे तो लैम्बडा 1 लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर लैम्बडा 1 इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ L1 आ जाएगा। सेकंड पाइप के केस में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट दिस L2 इज नथिंग बट लैम्बडा 2/4। लैम्बडा 2 इज द वेवलेंथ इन द सेकंड पाइप, एंड देयरफॉर लैम्बडा 2 वुड बी 4 टाइम्स ऑफ L2। ठीक, तो यहां पर फर्स्ट पाइप के लिए अगर मैं लिख रहा हूं V इज इक्वल टू n लैम्बडा, सो दैट वुड बी n1 लैम्बडा 1। n1 is the fundamental frequency for the first pipe. Now what I can write here is V is equal to n1 into lambda 1 is nothing but 4 times of L1, so this is 4 times of L1, therefore V is nothing but 4 times of n1 lambda n1 into capital L1. V can also be written as 4 into n1. This capital L1 is nothing but
स्मॉल L1 प्लस एंड करेक्शन, फिजिकल लेंथ प्लस एंड करेक्शन। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड पाइप के लिए। सो इन केस ऑफ सेकंड पाइप, v of the v is the velocity of the wave which will be same for both the pipe, will be equal to n2 into मान लीजिए lambda 2। so v can be given as n2। now lambda 2 is 4 times of l2। ठीक, अब 4 को मैं बाहर ले रहा हूं, so 4 into n2, l2 is what, physical length is l2 plus only one time of end correction, राइट। इसे ये है मेरा इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो तो वेलोसिटी जो है वो दोनों में क्या है, सेम है। सो आई कैन इक्वेट बोथ द इक्वेशन। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेट करने के बाद मुझे मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ n1 l1 प्लस e इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ n2 l2 प्लस e। ठीक, 4 4 कैंसल, n1 को ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर लो। सो n1 l1 प्लस n1 इंटू ई इज इक्वल टू n2 l2 प्लस n2 इंटू ई। अब जहां पे एंड करेक्शन है उन्हें हम लेफ्ट में लेकर आएंगे और लेंथ वाले जो टर्म्स है उन्हें राइट में लेकर जाएंगे। सो n1 e माइनस n2 e इज नथिंग बट इक्वल टू n2 l2 माइनस n1 l1। यहां से e कॉमन आ जाएगा तो बचा है n1 माइनस n2 इज नथिंग बट n2 l2 माइनस n1 l1 and therefore E would be equal to n2 l2 minus n1 l1 divided by n1 minus n2, where n1 and n2 are fundamental frequencies for those respective pipes. L1 and L2 are physical lengths, capital L1 capital L2 these are the length of vibrating air columns। ठीक, इतनी सारी जो चीजें हैं वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं और उस कंपैरिजन टेबल को देख लेते हैं। तो अगर कंपैरिजन टेबल को आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो या अपने नोट्स में इसको खुद से बना लो। पहली जो कैटेगरी है उसमें मैं स्ट्रिंग, दूसरे में ओपन पाइप और थर्ड में क्लोज पाइप की बात कर रहा हूँ। जो फर्स्ट रो है इट रिप्रेजेंट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो स्ट्रिंग के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1/2 ऑफ एल अंडर रूट टी अपॉन एम। टी वॉज टेंशन एंड एम वॉज लीनियर मास डेंसिटी, ये हम जानते हैं। देन ओपन पाइप के केस में फॉर्मूला क्या है, v/2 टाइम्स ऑफ l, so which is v upon 2 into capital L is given by small l plus 2 times of end correction and closed pipe is given by fundamental frequency is v upon 4 times of l। अगर आप देखो दोनों पाइप की लेंथ मान लो सेम है, दोनों पाइप की लेंथ सेम है, ओपन पाइप और क्लोज पाइप की लेंथ अगर मैं l ले रहा हूँ, so can I say fundamental frequency in case of open pipe is 2 times the fundamental frequency in case of closed pipe, because अगर v upon 4l को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, v upon twice of l। so basically open pipe की fundamental frequency is 2 times the fundamental frequency of closed pipe if length of pipes are same। ये भी एक कोरिलेशन हो सकता है। सेकंड इज हार्मोनिक, कितने हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं। सो अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। इन केस ऑफ ओपन पाइप अगेन ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ क्लोज पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। थर्डली नंबर ऑफ लूप्स की अगर बात करें तो हर एक हार्मोनिक के लिए एक लूप होता है इन केस ऑफ स्ट्रिंग एंड एज वेल एज इन केस ऑफ ओपन पाइप। तो वन लूप फॉर ईच हार्मोनिक इन केस ऑफ स्ट्रिंग एज वेल एज इन ओपन पाइप, बट व्हेन इट कम्स टू क्लोज पाइप हम जानते हैं जितने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होते हैं उनके हाफ नंबर ऑफ लूप प्रेजेंट होते हैं। सो हाफ लूप फॉर ईच हार्मोनिक्स। देन नंबर ऑफ नोड एंड एंटी नोड, तो हम जानते हैं स्ट्रिंग में नोड की संख्या एंटी नोड से एक से ज्यादा थी। ओपन पाइप के केस में नोड की जो संख्या है वो एंटी नोड से एक से कम है, मतलब एंटी नोड ज्यादा होते हैं, और जो क्लोज पाइप है वहां पे नोड्स एंड एंटी नोड्स दोनों ही सेम होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ पिथ ओवरटोन, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको हमने स्टार्टिंग में ओवरटोन एंड हार्मोनिक्स के केस में समझा था। अब देखो क्या है, मान लो मैं ले रहा हूं स्ट्रिंग, देन दिस इज माय ओपन पाइप एंड लेट्स से दिस इज अ क्लोज पाइप। अब होता क्या है, स्ट्रिंग में ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, यहां पर भी ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर क्या है, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। जब ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं तो सेकंड हार्मोनिक्स हमारा बनता है फर्स्ट ओवरटोन। यहां पर भी सेकंड हार्मोनिक्स क्या बना है, फर्स्ट ओवरटोन, लेकिन यहाँ पे जो है वो थर्ड हार्मोनिक्स हमारा फर्स्ट ओवरटोन होता है। तो रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, अगर पी को मैं ओवरटोन का नंबर बताता हूं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी पीथ नंबर का ओवरटोन है, तो वहां से वो कौन से नंबर का हार्मोनिक है और उस पीथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, ये कैसे पता कर सकते हैं। तो आई कैन राइट नंबर ऑफ हार्मोनिक इज इक्वल टू
वो कौन से नंबर का हार्मोनिक है इज इक्वल टू जो भी आपको ओवरटोन दिया जाएगा उसमें एक ऐड कर लो, तो थर्ड ओवरटोन विल बी फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ ओवरटोन विल बी सिक्स्थ हार्मोनिक। और इस पर्टिकुलर ओवरटोन की या हार्मोनिक की अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो सिमिलरली ओपन पाइप के भी केस में यही आता है, द हार्मोनिक विल बी गिवन बाय pth overtone plus 1 and multiplied by fundamental frequency to get the frequency of that particular harmonic or overtone। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड ओवरटोन है तो थर्ड ओवरटोन इज 3+1 दैट इज फोर्थ हार्मोनिक्स। अगर फोर्थ हार्मोनिक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वही थर्ड ओवरटोन की भी फ्रीक्वेंसी है, इसलिए ये फॉर्मूला आपके काम में आ जाएगा। अब आते हैं क्लोज एंड वाले पाइप पर। यहाँ पर आपको क्या समझना है, जो फॉर्मूला होगा उस पर्टिकुलर हार्मोनिक का वो कैसे निकल कर आएगा, तो दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ p+1। और फ्रीक्वेंसी अगर पता करना है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट ओवरटोन बोलता हूँ किसमें, क्लोज पाइप में, तो हम जानते हैं फर्स्ट ओवरटोन इज माय थर्ड हार्मोनिक्स। तो देखो 2 इंटू वन इज 2, 2+1 इज 3, सो थर्ड नंबर का हमें हार्मोनिक्स मिल गया है। अगर मैं आपसे कहूँ 11th नंबर का ओवरटोन क्या होगा किसके केस में, क्लोज पाइप के केस में, तो 11 इंटू 2 इज 22, 22+1 इज 23, दैट मीन्स इट इज द 23rd नंबर का हार्मोनिक्स। और सारे हार्मोनिक्स आपको जो है वो ऑड ही मिलेंगे। जैसे फोर्थ ओवरटोन तो 4 इंटू 2 इज 8, 8+1 इज 9, तो 9th हार्मोनिक मिलेगा। ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं। सो व्हेन इट कम्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन, फर्स्ट इज p+1, सेकंड ओपन पाइप में भी p+1, और जो क्लोज पाइप है वहां पर आपको लेना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ p+1 इज इक्वल टू एनसीपी। ना लेंथ ऑफ एयर कॉलम, अब स्ट्रिंग में तो एयर कॉलम होता नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ अगर मैं ओपन पाइप और क्लोज पाइप की बात करूँ तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन ओपन पाइप इज फिजिकल लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ एयर एंड करेक्शन, एंड इन केस ऑफ पाइप क्लोज्ड एट one end the physical length is given by the length of vibrating column is given by physical length plus 1 time of end correction। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उन्हें देख लेते हैं, फिर अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल, और आगे हम कुछ सीईटी के क्वेश्चंस भी करेंगे रिगार्डिंग द पाइप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से क्या दिया है, एन एयर कॉलम इज ऑफ लेंथ 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन इफ द एयर कॉलम इज फर्स्ट क्लोज्ड एट वन एंड एंड सेकंड ओपन एट बोथ एंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड देकर रखी है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले मैं ओपन एंड की बात करता हूँ, ओपन एंडेड पाइप, और ओपन पाइप ही लिख लो डायरेक्ट, ओपन पाइप। हम जानते हैं ओपन पाइप के केस में ओवरटोन की वैल्यू कौन सी बोली है, यहाँ पे देखिए फिफ्थ ओवरटोन उन्होंने बोला है। सो पी की वैल्यू अगर 5 है तो हार्मोनिक्स कौन से नंबर का होगा, हार्मोनिक्स इज p+1 विच इज नथिंग बट 6, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिक्स्थ हार्मोनिक्स हियर। Now this sixth harmonic is what? It is 6 times of fundamental frequency that is NOP। ये भी हमें पता है। अब अगर आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखोगे तो दिस वुड बी 6 इंटू V/2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप होना चाहिए। 2 1s are 2, 2 3s are 6, so this comes out to be 3V लेंथ ऑफ ओपन पाइप। चलो कैलकुलेट करो फट से। सो आई कैन राइट सिक्स्थ हार्मोनिक इज इक्वल टू फिफ्थ ओवरटोन विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी कितना दिया है साउंड का एयर में, इट इज 340 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ पाइप इज 17 सेंटीमीटर। अब देखो जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में है, तो लेंथ भी हमें किस में लेनी पड़ेगी, मीटर में। सो लेंथ इज एक्चुअली, इफ लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, so this can be written as 0.17 मीटर और 17 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ 17 इंटू 10 टू द पावर -2। 17 1s are 17, 17 2s are 34, तो ये ऊपर आ गया 20, एंड दिस वुड बी 20 इंटू 3 is 60, यस 60 इंटू 10 टू द पावर 2, दैट मीन्स इट इज 6000 हर्ट्ज। तो सिक्स्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ओपन पाइप इज 6000, और अगर मैं क्लोज पाइप ले लूं, सेकंड इज फॉर क्लोज्ड पाइप, तो हम जानते हैं भैया क्लोज पाइप में अगर P इज ओवरटोन और P की वैल्यू कितनी दी है, फिफ्थ ओवरटोन, देयरफॉर कौन से नंबर का हार्मोनिक्स होगा वो, दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ P+1 which is nothing but 5 into 2 is 10, 10 plus 1 is 11,
तो 11th नंबर का हार्मोनिक होगा। अब वी नो भैया जो 11th हार्मोनिक्स होता है इट इज 11 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन सी पी, तो दैट वुड बी 11 इंटू वी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। सो लेंथ तो दोनों ही पाइप की सेम बोली है उन्होंने, दैट इज 17 सेंटीमीटर। सो आई एम राइटिंग हियर 11 इंटू वी इज 340 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 17 इंटू 10 टू द पावर -2। चलो 17 ये ऊपर हो गया 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, सो दैट मीन्स इट इज 55 इंटू 10 टू द पावर 2 विच इज 5500 हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सॉरी 11th हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी फॉर 11th हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज पाइप और 5th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज पाइप इज व्हाट 5500 हर्ट्स। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ क्लोज पाइप एंड एन ओपन पाइप हैव द सेम लेंथ, show that no mode of closed pipe has the same wavelength as that of mode of open pipe। देखिए क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ इस क्वेश्चन में आपने अच्छे से ध्यान दिया तो दिस विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल एज टू रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम। देखो क्या बोला है, क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप हमें लेने हैं जिनकी लेंथ सेम है। तो मान लीजिए लेंथ ऑफ ओपन पाइप को मैं LOP लिखता हूं, सो इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू लेंथ ऑफ क्लोज पाइप दैट इज LCP। ठीक, फिर उन्होंने बोला है हमें शो करना है नो मोड ऑफ द क्लोज पाइप हैज सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ मोड ऑफ ओपन पाइप। मतलब वी हैव टू शो दैट वेवलेंथ इन केस ऑफ ओपन पाइप एट एनी मोड ऑफ वाइब्रेशन is not equal to lambda in case of closed pipe for any mode of vibration। इसका मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए लैम्बडा की वैल्यू आ गई इन केस ऑफ ओपन पाइप से 1 मीटर, ठीक, तो क्लोज पाइप के किसी भी मोड ऑफ वाइब्रेशन में, चाहे वो फंडामेंटल मोड हो, फर्स्ट मोड हो, सेकंड मोड हो, कोई भी मोड ऑफ वाइब्रेशन रहने दो, कभी भी आपको लैम्बडा की वैल्यू 1 मीटर देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले दो कैटेगरी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ओपन पाइप की बात करता हूं जहां पर हम लैम्बडा को कैलकुलेट करेंगे फॉर एनी मोड ऑफ वाइब्रेशन, और फिर हम लैम्बडा को कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ क्लोज पाइप फॉर इट्स एनी मोड ऑफ वाइब्रेशन, एंड वी विल बी इक्वेटिंग द टू, और पता चलेगा कि दोनों इक्वल नहीं है एंड आवर क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। तो देखो समझते हैं। सो पहले जैसे कंडीशन देके रखी है, लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज एग्जैक्टली इक्वल टू लेंथ ऑफ क्लोज पाइप। अब मैं सबसे पहली कंडीशन देख रहा हूं फॉर ओपन पाइप। हमें पता है ओपन पाइप के केस में अगर P एक कोई पर्टिकुलर ओवरटोन है, इफ P इज ओवरटोन, ठीक, और हर एक ओवरटोन कोई ना कोई नंबर का क्या होता है, मोड ऑफ वाइब्रेशन ही होता है। तो आई कैन राइट हार्मोनिक्स फॉर दैट pth ओवरटोन और द फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन। अब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड ओवरटोन होता, तो सेकंड ओवरटोन इज नथिंग बट थर्ड हार्मोनिक्स, तो थर्ड हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी क्या बनती है, सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बनती है। तो यहीं पे मैं यहां पर बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन वुड बी गिवन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन इन केस ऑफ ओपन पाइप। सो pth ओवरटोन विल बी इक्वल टू P+1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, ये हम जानते हैं। अब देखो अगर मैं पीथ फ्रीक्वेंसी की पीथ ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी फाइंड करूं, तो आई कैन राइट P+1 इंटू NOP दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज गिवन बाय V अपॉन 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप। ठीक है, अब देखो V इज व्हाट, V इज वेलोसिटी ऑफ वेव, राइट, एंड दिस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ n इंटू लैम्बडा। अगर मैं पीथ ओवरटोन की बात कर रहा हूं, तो पीथ ओवरटोन में जो कुछ भी फ्रीक्वेंसी होगी दैट फ्रीक्वेंसी विल बी द पीथ ओवरटोन वाली फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा वुड बी द पीथ ओवरटोन वाला लैम्बडा। जैसे फॉर एग्जांपल फिफ्थ ओवरटोन की बात चल रही है, तो फिफ्थ ओवरटोन इज सिक्स्थ हार्मोनिक्स, तो V का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, N6 इंटू लैम्बडा 6। लैम्बडा 6 मतलब 6 नंबर के हार्मोनिक्स में जो लैम्बडा फॉर्म हो रहा है वो वाला लैम्बडा। तो व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज
NOP फॉर pth हार्मोनिक इज नथिंग बट p प्लस वन इंटू v के बजाय लिख रहा हूं, देखो एज v इज नथिंग बट n लैम्बडा, इस हिसाब से लिख रहा हूं n ओपन पाइप फॉर pth हार्मोनिक्स मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा फॉर ओपन पाइप इन केस ऑफ pth हार्मोनिक्स। ठीक, अब अगर आप देखो तो डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप हम लिख रहे हैं। नाउ एन एन कैंसल हो गया, तो क्या बचता है हमारे पास, यहां पर मैं लैम्बडा को जो है वो आइसोलेट करके अगर लिखूं तो वी विल हैव लैम्बडा ऑफ ओपन पाइप फॉर pth हार्मोनिक इज इक्वल टू 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ ओपन पाइप डिवाइडेड बाय p प्लस 1। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। जब मैं क्लोज पाइप के लिए लैम्बडा निकालूंगा, दोनों को इक्वेट करेंगे और देखेंगे अगर वो सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब जो है कि हमारी जो वेवलेंथ होती है फॉर एनी मोड विल नॉट बी कॉमन इन केस ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पाइप की। सो फॉर क्लोज्ड एंडेड पाइप, या फिर सिंपली मैं लिख रहा हूं क्लोज्ड पाइप। अब P इज द फ्रीक्वेंसी, P इज द नंबर ऑफ ओवरटोन इन केस ऑफ ओपन पाइप, तो यहां पर मैं ले लेता हूं इफ Q is the overtone, if Q is overtone, then frequency of qth overtone in case of closed pipe will be given by twice of Q plus 1 into fundamental frequency of closed pipe। ठीक है, अब देखिए frequency of qth overtone for closed pipe will be equal to, as I have written, twice of Q plus 1 into fundamental frequency on closed pipe is given by V upon 4 times of length of closed pipe। चलो इसको सॉल्व करेंगे। सो ट्वाइस ऑफ Q प्लस 1 जैसे का वैसा, V इज नथिंग बट n लैम्बडा, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ qth overtone for closed pipe multiplied by lambda of closed pipe at that respective overtone divided by 4 times length of closed pipe। ये किसका एक्सप्रेशन है, qth नंबर के ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी का फॉर क्लोज पाइप। तो यहाँ से एन एन कैंसिल हो गया। अगर मैं लैम्बडा को आइसोलेट कर लूँ फॉर क्लोज पाइप एट दैट qth ओवरटोन, देन लैम्बडा फॉर q नंबर का ओवरटोन इन केस ऑफ क्लोज पाइप विल बी इक्वल टू, क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज पाइप डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ Q प्लस 1। इसे मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 2। अब हमें ये दिखाना है कि लैम्बडा फॉर क्लोज पाइप एट qth ओवरटोन और लैम्बडा फॉर ओपन पाइप इन केस ऑफ pth ओवरटोन वो इक्वल नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे ये कैसे पता कर सकते हैं, तो सबसे पहले बोल देते हैं कि चलो भैया मान लो दोनों सेम है, दोनों ही सेम है, उनको सॉल्व करके जाऊंगा और पता चलेगा कि एंड में जो रिजल्ट मिल रहा है वो इक्वल है ही नहीं, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। सो इफ आई से लेट, मैं बोल रहा हूं जस्ट लेट लैम्बडा फॉर ओपन पाइप इन केस ऑफ pth ओवरटोन इज इक्वल टू लैम्बडा फॉर क्लोज पाइप इन केस ऑफ qth ओवरटोन। ठीक, इसके लिए जो एक्सप्रेशन आया है दिस इज twice of length of open pipe divided by p plus 1 and this would be 4 times the length of closed pipe divided by twice of Q plus 1। Now length of open pipe, length of closed pipe same है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, twice of Q plus 1 is equal to twice of 2 times the P plus 1। ठीक, चलो सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ Q प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P प्लस 2। अब देखो अगर मान लो P और Q मैं ले रहा हूं 1, सो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कुछ भी ले लो, तो P और Q की वैल्यू अगर 1 है, सो 1 इंटू 2 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3। यहां पर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4। क्या 3 इज इक्वल टू 4 होगा, नहीं। फिर आप दूसरी और कोई चीज, दूसरा और कोई नंबर ले लो, मान लो P इज नथिंग बट Q इज नथिंग बट 7। अब अगर मान लो Q की वैल्यू भी 7 है और P की वैल्यू भी 7 है, तो 7 इंटू 2 इज 14, 14 प्लस 1 इज 15, राइट। और यहाँ पे 7 इंटू 2 इज 14, 14 प्लस 2 इज 16,
तो 15 इज नॉट इक्वल टू 16, बराबर है कि नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे एक जगह पे ऑड नंबर्स मिलते हैं और एक जगह पे इवन नंबर्स मिलते हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं भैया, जो हमने स्टार्टिंग में ही अजम्पशन लिया था, लैम्बडा ओपी विल नेवर बी इक्वल टू लैम्बडा ऑफ सीपी फॉर एनी मोड ऑफ वाइब्रेशन, एनी मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है। अगर आप बोलते हो कि दिस इज इक्वेशन 3, सो आफ्टर एनालाइजिंग द इक्वेशन 3 फॉर इक्वल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नॉट वैलिड, राइट, एंड दस द लैम्बडा विल नेवर बी सेम फॉर एनी मोड ऑफ वाइब्रेशन इन केस ऑफ ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड कैन प्रोड्यूस ओवरटोन्स एट फ्रीक्वेंसीज 640 हर्ट्ज, 896 hertz and 1152 hertz. Calculate the fundamental frequency. देखो, कोई भी जो ओवरटोन है इन केस ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक, तो हम जानते हैं, मान लीजिए फिफ्थ ओवरटोन है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं फिफ्थ ओवरटोन ले रहा हूं, सो दिस फिफ्थ ओवरटोन वुड बी 11th नंबर का हार्मोनिक्स। उसके बाद जो सक्सेसिव ओवरटोन होगा वो होगा सिक्स्थ ओवरटोन, और सिक्स्थ ओवरटोन के बाद मुझे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट वुड बी 13th नंबर के हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट ओवरटोन इज 17th ओवरटोन, और उसके बाद में मिलेगा 15th नंबर के ओवरटोन की हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर उन्होंने तीन वैल्यूज देकर रखी है, 640, 896 एंड 1152, और ये जो सारी है ये सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए। सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी मतलब सक्सेसिव ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब अगर मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है इन केस ऑफ क्लोज पाइप, तो आपको क्या करना होता है, n+2 नंबर का हार्मोनिक, उसमें से nth नंबर के हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देना है और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो देखो, कोई भी दो फ्रीक्वेंसीज कंपेयर करो। अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड जो दी वाली फ्रीक्वेंसीज है उन्हें कंपेयर करता हूँ, सो दिस फ्रीक्वेंसी विल बी n+2 नंबर की फ्रीक्वेंसी एंड दिस वुड बी nth नंबर की फ्रीक्वेंसी। nth नंबर की मतलब हार्मोनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप 896 माइनस 640 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस वुड बी 6, 9 में से 4 चले गया, 5, दिस इज 256 डिवाइडेड बाय 2. So 256 divided by 2 is 128 hertz and this is my fundamental frequency for closed pipe. ये जो फॉर्मूला है ना, this formula is very very important for us. आ रही है बात समझ में? चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Find the fundamental first overtone and second overtone frequency for a pipe which is open at both ends of length 25 centimeter if the speed of sound in air is 330 meter per second. So V is equal to 330 meter per second, राइट। लेंथ देकर रखी है 25 सेंटीमीटर विच इज 0.25 मीटर, चाहो तो इसको आप 1/4 मीटर भी लिख सकते हो ना। क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन, और पाइप क्या है, ओपन एट बोथ एंड, सो पाइप इज ओपन एट बोथ एंड। तो यहाँ पे देखिए NOP इज नथिंग बट V/2L, हम जानते हैं V इज 330 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेंथ इज व्हाट 1/4 मीटर्स, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा एंड दैट वुड बिकम 660 हर्ट्ज। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप इज 660 हर्ट्ज। नाउ व्हाट दे हैव सेड इज फर्स्ट ओवरटोन। देखो, फर्स्ट ओवरटोन इज एक्चुअली सेकंड हार्मोनिक एंड देयरफॉर second harmonic is nothing but 2 times of fundamental frequency which is 2 into 660, that would be 0, 6 2s are 12, we have 1, 6 2s are 12 plus 1 13, that would be 1320 hertz. Then फिर क्या बोला है उन्होंने, second overtone. So second overtone is my third harmonic and third harmonic is actually 3 times of fundamental frequency, that is 660 hertz. So that would be 0, this would be 18 1, 18 plus 1 19, so 1980 hertz. तो थर्ड हार्मोनिक्स दैट इज सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी यही है 1980 हर्ट्ज। चलेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। अ पाइप ओपन एट बोथ एंड हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज। तो एक उन्होंने पाइप देकर रखा है विच इज ओपन एट बोथ एंड, उसकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने बताकर रखी है 600 हर्ट्ज। आगे क्या बोला है, the first overtone of pipe closed at one end has
द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। देखो ध्यान से समझो, यहां पर मैं लिख रहा हूं ओपन पाइप, यहां पर लिख रहा हूं क्लोज पाइप। ठीक, वो बोल रहे हैं द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द पाइप, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। दो पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज 3। तो ये थर्ड हार्मोनिक की बात कर रहे हैं। दिस थर्ड हार्मोनिक फॉर क्लोज पाइप इज इक्वल टू has the same frequency as that of first overtone of open pipe. A first overtone of open pipe is actually second harmonics, so this is second harmonics for open pipe. चलो second harmonics for open pipe क्या होता है, 2 times of V upon fundamental frequency of second open pipe is V upon twice of L, so 2 into length of open pipe हो जाएगा, which would be equal to 3 times the fundamental frequency in case of closed pipe is given by V by 4 times of L, so 4 into length of क्लोज पाइप चलेगा। अब देखो 2 2 कैंसिल हो गया, वी वी भी कैंसिल हो गया, सो लेंथ ऑफ ओपन पाइप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ क्लोज पाइप का अगर मैं रेशियो ले लूं सो दैट वुड बी 4/3 आ जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? सो लेंथ ऑफ ओपन पाइप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ क्लोज पाइप का रेशियो आ गया 4/3। अब सबसे पहले देखिए हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप देके रखा है और जो वेलोसिटी है साउंड की वो भी देकर रखी है 330 मीटर पर सेकंड। सो अगर मैं साउंड की वेलोसिटी को ले रहा हूँ 330 मीटर पर सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप पता है, सो आई नो भैया एन ओ पी इज नथिंग बट वी बाय ट्वाइस ऑफ एल। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा लिया मैंने, तो यहाँ पे एल ओ पी वुड बी इक्वल टू 330 divided by 2 into NOP which is my 600, right? So देखो ये 0 कैंसिल हो गया, then this is 33 divided by 2 into 6 that is 120। ठीक है, नाउ इस 33 अपॉन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 33 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 12, राइट? ये जो 0 था इसको मैंने 10⁻1 को ऊपर लेकर गया 10⁻1। अब 33 को हम 12 से डिवाइड कर ही सकते हैं, सो इफ आई डिवाइड 33 बाय 12 व्हाट आई विल गेट, सो 33 बाय 12, सो 12 2 जा 24, देन वी विल हैव 9.0, 12 into 7 is 84, अगेन 6 0, 12 5 जा 60, तो ये आ गया 2.75। सो आई एम राइटिंग हियर 2.75 into 10 to the power -1 meter and this can be written as 0.275 मीटर। ठीक है, डेसिमल को शिफ्ट कर लिया हमने। अब यहाँ इस वैल्यू को हम क्या रखेंगे, ऊपर वाले जो लेंथ के रिलेशन है हमारे पास उसमें रख देंगे। सो वी विल हैव लेंथ ऑफ ओपन पाइप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ क्लोज पाइप एज 4/3। सो लेंथ ऑफ क्लोज पाइप क्या हो जाएगा, that would be 3 times of length of open pipe divided by 4 times. Now 3/4 is 0.75 into length of open pipe is 0.275. Let's do the multiplication. 0.275 multiplied by 0.75, 5 5 is 25, we have 2, 5 into 7 35 is 37, so 3 2 5 2 is 10 plus 13, again 0, 7 into 5 is 35, this is 5, we will have 3, 7 7 49 plus 3 52, this is 2, and we have 5, 7 2 is 14, 14 plus 5 is 19, so this is 5 12 1 6 0 1, this is 20624 and 5 1 2 3 4 5, सो ये हो गया भैया 0.20625 मीटर। तो लेंथ ऑफ क्लोज पाइप इज 0.20625 मीटर। यस, यहाँ पे उन्होंने आंसर जो दिए है वो सेंटीमीटर के टर्म्स में दिए है, तो सेंटीमीटर के टर्म्स में तो आ ही गया भैया। 27.5 सेंटीमीटर था पहली लेंथ ओपन पाइप की, और क्लोज पाइप की कितनी हो जाएगी, 20.625 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द आंसर। अब ना यहाँ पर दो छोटे छोटे क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एंड करेक्शन, देख लेते हैं और फिर से सीईटी के लिए हम सेपरेट लेक्चर्स लेंगे। तो क्वेश्चन है, end correction at open end for air column in a pipe of length small l is given by E. For its second overtone of closed pipe, the wavelength of wave is। देखो सबसे पहली बात, अगर मेरे पास इस तरीके से कोई एक क्लोज पाइप है, ठीक, तो हम जानते हैं क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड बनता है और ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है।
ये इन्होंने बोला है कि सेकंड ओवरटोन की बात कर रहे हैं वो लोग। अब जो सेकंड ओवरटोन होता है तो इसका मतलब पी की वैल्यू 2 है, तो वो कौन से नंबर का हार्मोनिक होगा? सो जो हार्मोनिक की संख्या है अगर उसे पता करना है तो आपको करना पड़ता है ट्वाइस ऑफ पी प्लस 1, तो इस हिसाब से 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5। सो दिस इज माई फिफ्थ हार्मोनिक्स। कौन से नंबर का हार्मोनिक चल रहा है? फिफ्थ हार्मोनिक। हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर फिफ्थ नंबर का हार्मोनिक चल रहा होगा तो इस पर्टिकुलर पाइप के अंदर कितने लूप बनेंगे? तो 5/2 दैट इज 2.5 लूप बनेंगे, जिसमें से हाफ लूप तो एंटी नोड के ही पास होगा और बचे जो 2 लूप है वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं देखिए इलस्ट्रेशन के पर्पस के लिए यहाँ पर आपको लूप ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। नाउ फिजिकल लेंथ ऑफ पाइप इज स्मॉल एल, तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या होता है? स्मॉल एल प्लस एंड करेक्शन, चूंकि एक ही एंड ओपन है तो स्मॉल एल प्लस 1 टाइम ऑफ ई हमें ऐड करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ एयर कॉलम। नाउ व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड वेवलेंथ, यहाँ पर आप देखोगे दिस लेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 4। तो इतना पार्ट तो लैम्बडा हो गया प्लस लैम्बडा बाय 4, दैट इज लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 4 एंड दैट कैन बी गिवन एज एल इज इक्वल टू 5 लैम्बडा बाय 4। अब देखो लैम्बडा वुड बी 4 टाइम्स ऑफ एल डिवाइडेड बाय 5, सो लैम्बडा इज नथिंग बट 4 into what is the value of L? L is nothing but physical length plus small e divided by 5, which is my option C here। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एंड करेक्शन एट ओपन एंड ऑफ एन एयर कॉलम इन अ पाइप ऑफ लेंथ L इज स्मॉल e फॉर इट सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप द वेवलेंथ ऑफ वेव इज। सबसे पहले तो ओपन पाइप बोला है इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक ओपन पाइप ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलो उन्होंने बोला है कि सेकंड ओवरटोन की बात चल रही है, मतलब पी की वैल्यू 2 है, तो कौन से नंबर का हार्मोनिक्स होगा? पी प्लस 1 के हिसाब से ये हो जाएगा थर्ड नंबर का हार्मोनिक। हम जानते हैं ओपन पाइप के केस में जो नंबर का हार्मोनिक होता है उतने ही नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे। तो यहाँ पर चूंकि ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड होते हैं, इसलिए 2 हाफ लूप 2 हाफ लूप्स मैं ऐसे ही पहले ड्रॉ कर लेता हूं और अंदर कितने लूप्स आ जाने चाहिए? और 2 आने चाहिए ताकि टोटल नंबर ऑफ लूप्स हो जाएंगे 3। सो यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट सेकंड, तो इस तरीके से ऐसे 2 लूप अंदर आ चुके हैं और हाफ एंड हाफ दोनों साइड में ऐसे मिला के 3 लूप हो गए। तो जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम होगा वो कितना आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ? दैट इज 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाय 2, राइट? नाउ दिस L is nothing but फिजिकल लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंड करेक्शन, ये भी हमें पता है। तो अगर मैं लिखूं L प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंड करेक्शन इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? वेवलेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ L प्लस ट्वाइस ऑफ E डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एंड दिस इज माय ऑप्शन, यस ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या किया है, जो थ्योरी एस्पेक्ट है वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन केस ऑफ पाइप वो हमने देख लिया है। हमने स्ट्रिंग, ओपन पाइप और क्लोज पाइप में जो भी पैरामीटर्स थे उन्हें भी कंपेयर कर लिया है। हमने बताया था कि ओपन पाइप में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोज पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। उनके रिलेटेड ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसीज होती है, कौन से ओवरटोन प्रेजेंट होंगे, वो सारे जो है हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन और 1-2 इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चन रिगार्डिंग द एंड करेक्शन भी कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।